ऑडिट रिस्क, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज ये है कि आप सवाल पढ़ के आपको पता तो चल जाता है ये रिस्क है, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। रिस्क को ड्राफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक को आसान नहीं समझेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं और ऐसे ऐसे सिनेरियो आपके सामने रखना है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें किस तरीके से हमने उसको टैकल करना है, सवाल को किस तरीके से हमने उसको ड्राफ्ट करना है। ये आपको लग आइजा 315 ऑडिट रिस्क रहा है, ये सिर्फ 315 नहीं है, ये आइजा 100 से लेके आइजा 620 है। ये खुदा का वास्ता है, सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसको सिर्फ ये ना बोलिएगा ऑडिट रिस्क तो आइजा 315 है, ये आइजा 100 से लेके आइजा 620 है आपका। ये खुदा का वास्ता समझने की कोशिश, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं हर एक टॉपिक में आपको जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा 315 से लिंक कर रहा हूँ। रेडी है भाई सारे यहाँ पे? अच्छा जी सब अमान है ना, अब्दुर्रहीम, रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो रही है ना? अच्छा जी, आइजा 315 आपसे कहता है कि ये प्लानिंग फेज का स्टैंडर्ड है। वो आपसे कहता है क्या है कि ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड बिल्कुल सिंपल है। अगर आप जिस फर्म में भी हो, आप देखेंगे प्लानिंग फेज में एक डॉक्यूमेंट आ रहा होता है, ऑब्टेनिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हमारे आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, आज की क्लास का हमारा एजेंडा है एनवायरनमेंट और एंटिटी। स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं ना, किसी भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप ये करें कि उसके, हाँ जी, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है। आप कभी भी कंपनी को ना देखें, कंपनी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसके एनवायरनमेंट का क्या मतलब, और इसके अलावा रेगुलेशंस। स्टैंडर्ड यहां पे कहता है इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और इट कुड बी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट में आपने इन तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। पहला इंडस्ट्री है, दूसरा रेगुलेशंस है, तीसरा अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है। आप जब भी किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उसके इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, वो किस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एक सिंपल एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट करने जा रहे हैं, किसका ऑडिट करने जा रहे हैं? नोकिया का। आज से 10 साल पहले लेट्स से हम नोकिया का ऑडिट कर रहे थे। जब आप नोकिया का ऑडिट कर रहे हैं तो आप नोकिया के एंटिटी को ना देखें, अभी आप हमेशा नोकिया के एनवायरनमेंट को देखें। जब मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला कि भाई मार्केट में तो जल्दी छेती न्यू कॉम्पिटिटर आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, आईफोन आ चुका है, सैमसंग आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन से क्या रिस्क हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन से नोकिया का जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके इंपेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। कैसे रिस्क हो सकता है? बिकॉज आपका माल तो बिक नहीं रहा। जब आपका माल नहीं बिक रहा तो जो एसेट है उसको अगर आप यूज करते रहेंगे तो उससे आप सफिशिएंट कैश फ्लो से जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? प्लस आपका जो नोकिया 3310 है, जो अभी भी आप 25,000 का बेचने का सोच रहे हैं, वो 25,000 रुपए का वो नहीं बिकेगा आपका नोकिया का मोबाइल। सुनिएगा मेरी बात, तो आपकी इन्वेंट्री भी क्या होने जा रही है? आप समझ रहे हैं? इन्वेंट्री को देखे बगैर, प्लांट को देखे बगैर मैंने एनवायरनमेंट की जब एक अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला कि इस कंपनी में कोई ना कोई रिस्क हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है आपने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सेकंड चीज स्टैंडर्ड आपसे कहता है आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कि आपके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं और उन रेगुलेशंस की वजह से भी कोई ना कोई ऑडिट रिस्क अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कुछ डिस्कस करते हैं। आपका काम था आप इंपोर्ट करते थे, आपका काम था आप इंपोर्ट करते तो यहाँ पे माल बेचते थे, ये आपका बिजनेस था। और कितने लोगों का ये बिजनेस है कि हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे रेगुलेशन में चेंज आई। पाकिस्तान का करंट डेफिसिट आपको पता है किस हालत पे है, रिजर्व्स हमारे पास है नहीं। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन इंपोज कर दी कि जी आज के बाद से इंपोर्ट पे बैन है। या मैं तो लग्जरी आइटम इंपोर्ट करता था, याद आ रहा होगा लग्जरी आइटम, और लग्जरी आइटम पे क्या लग चुका है? बैन लग चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास मेरी ऐसा कंपनी, ये तो एक इवेंट, और अब सुनिएगा मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं यहां पे, तो गोइंग कंसर्न का पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? तो अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज, मैं अभी भी कह रहा हूं गोइंग कंसर्न खत्म नहीं हुआ है। तो जी अब ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे मिली जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंपनी में गोइंग कंसर्न का रिस्क हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ रेगुलेशन, और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19,
फॉर एग्जाम्पल कोई रेगुलेशन नहीं आई, कोई इंडस्ट्री का मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसला किस चीज का है भाई, अदर एक्सटर्नल फैक्टर। इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि मेरी कंपनी को हिट करे। मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था पाकिस्तान में, जो एक उसने बहुत बड़ा मॉल बनाया हुआ था और रेंट पे दिया हुआ था, सही, और बड़ा कराची का मशहूर मॉल है वो, ठीक है। और क्या आया, डॉल में नहीं आया, कोविड आया, सही है। जहां कोविड आया जी, बैन लग गया। क्या बैन लग गया कि जी मॉल वगैरह तो अब से, तो इसका मतलब कि वो जो उसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो इंपेयर्ड हो गई। सामने वाला रेंट देने को तैयार नहीं है। आप, वो कह रहा है मैं रेंट क्यों दूं जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, और लॉकडाउन क्या लगाया हुआ है कि जी आप तो मॉल वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तो इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं एक और एग्जांपल आपको इसकी देता हूं। कतर एयरवेज, आपको पता है ना कतर के साथ क्या हुआ था, उनको फिजाई हुदूद के ऊपर बैन लगा दिया था पूरी मिडिल ईस्ट ने कि जी आप मिडिल ईस्ट की फिजाई हुदूद यूज नहीं कर सकते, तो उनको वो सी का रूट लेना पड़ रहा होता था। कतर एयरवेज वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, उसको अवार्ड मिल चुका था। लेकिन एक अदर एक्सटर्नल फैक्टर हुआ जिसमें सऊदीया ने, दुबई ने बैन लगा कि जी आप हमारी फिजाई हुदूद यूज। तो अगर किसी बंदे ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से बैठा हूं, कतर एयरवेज यहां से उड़ने जा रहा है और मैंने लंदन जाना है, तो कतर एयरवेज ये रास्ता मुझे 30 घंटे में करके देगा और फेयर भी ज्यादा लेगा। और यही एमिरेट्स वाले होंगे, ये तो 15-18 घंटे में ट्रेवल भी करवा देंगे और इनका फेयर भी कम होगा। फेयर क्यों कम होगा? फ्यूल कम होगी। फ्यूल का कम होगी बिकॉज वो सऊदीया की हुदूद यूज कर सकते थे, वो दुबई की हुदूद यूज, उनको अरेबियन सी पूरा घुमा के लेके जाना। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कतर एयरवेज के प्लेन पड़े हुए, ये तो सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर ही नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? बिकॉज पैसेंजर इनकी फ्लाइट। क्या यहां तक बात समझ आ रही? कोविड जब आया प्यारे बच्चों, तो जितनी भी एयरलाइंस थी उन सब में एक रिस्क था, किस चीज की इंपेयरमेंट? उनकी एयरलाइन की इंपेयरमेंट। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे थे? बस जबरदस्त जबरदस्त। आप समझ रहे? तो ऐसा कहता है कि खुदा का वास्ता है, आपने एंटिटी की तरफ नहीं कूदना है, आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, एंड इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। इससे आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिससे आप कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे भाई क्लियर हो यहाँ पे? अच्छा जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एंटिटी की। फिर आपने कहता है किस चीज के, अब कहते हैं आप कंपनी में कूदो। आप कहां कूदो? आप कंपनी में। और यहां पे जाके देखो कि इसका नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, इसके नेचर प्लस ऑपरेशंस क्या है। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके इसका नेचर प्लस ऑपरेशन क्या मतलब है, कंपनी काम क्या करती है, इसका ऑपरेशन क्या है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, बड़ी बेसिक एग्जांपल है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक बैंक है। क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनहेरेंट रिस्क है कि पीपी और इन्वेंट्री का तो रिस्क होगा? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई सही कह रहा हूं। क्या बैंक में भी पीपी और इन्वेंट्री का रिस्क होगा? नहीं, इसके ऑपरेशंस ये नहीं है, इसका ये नेचर ही नहीं है, इसके ये ऑपरेशंस ही नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये लेक्चर पे नोट करेगा, ये पेपर के सवाल है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेंट्री पे एक रिस्क अराइज हो सकता है, एग्जिस्टेंस का भी हो सकता है, वैल्यूएशन का भी हो सकता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का भी हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, होंडा की गाड़ी भी बेचती है, वारंटी भी देती है, फ्री सर्विस, सब कुछ मिला के आपसे सिर्फ वो सिर्फ 15 लाख रुपए लेती है। आपको गाड़ी भी देती है, 5 साल की वारंटी भी देती है और फ्री सर्विस भी देती है। ये इसका ऑपरेशन है ना यार, होंडा का यही नेचर ऑफ एंटिटी है ना। क्या रिस्क है मैडम? जबरदस्त। आप 15 लाख रुपए में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हो। आप 15 लाख रुपए में 3 परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसको तो पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉग्नाइज करें, बिकॉज जहां गाड़ी बेची, और ये जो दो है ये तो ओवर दी, ये तो अभी तक आपने प्रोवाइड ही नहीं करे। समझ आ रही है बात? तो 15 लाख रुपए को एलोकेट करना पड़ेगा 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एक स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और जब वो परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो जाएगी तो उससे रिलेटेड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। जब तक आपको नेचर ऑफ द एंटिटी और ऑपरेशन का नहीं पता होगा, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हम सारे यहां पे? अच्छा जी। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर।
स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ले, क्या मतलब इसका? हाँ मेरे भाई क्या मतलब इसका? ओनरशिप नोट नहीं करना है मेरे भाई, सब कुछ किताब में इससे अच्छा लिखा हुआ है। सुने मेरी बात, जितना सुनेंगे उतना फायदा है। ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हाँ जी भाई, ओनरशिप का मतलब कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ। जब तक आपको कंपनी के शेयर होल्डर का ही नहीं पता होगा, अब समझ रहे आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कंपनी को बनाने वाला कौन है, जब तक कंपनी का ही नहीं पता होगा आप कभी भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं, जो कि हमारे इंशाल्लाह अगली क्लास का टॉपिक है। जब तक मुझे बोर्ड का ही नहीं पता होगा, जब तक मुझे शेयर होल्डर्स का ही नहीं पता होगा, मैं कभी भी रिलेटेड पार्टी का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा। तो ओनरशिप एंड, आप समझ रहे, आप कंपनी को देख रहे होंगे भाई कंपनी का काम क्या है, कंपनी को बनाने वाले लोग कौन है, कंपनी के पास पैसा, जल्दी जल्दी जल्दी, कंपनी के पास पैसा कहां से आया है भाई? पैसा तो बैंक से आया है। अच्छा बैंक से आया है तो एक रिस्क है कि कोई कोवेनेंट ब्रीच ना हो जाए, रिस्क है कि कहीं मैंने बैंक को डिफॉल्ट ना कर दिया हो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? पैसा कहां, पैसा बैंक से आया तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा कि कहीं मेरे कोवेनेंट ब्रीच ना हो जाए। पैसा आया कहां से है, सॉरी, पैसा फाइनेंस कहां से हुआ है, और पैसा आपने, जल्दी जल्दी, इन्वेस्ट कहां पे किया हुआ है? इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, पीपी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या किसी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी है। जब तक आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, मैंने टीएफसीज में पैसा लगाया हुआ है, क्या रिस्क है? टीएफसी में मैंने पैसा लगाया भाई, हो सकता है ना, सब समझने की कोशिश करेगा। सवाल में लिखा हुआ था कि कंपनी ने कुछ पैसा टीएफसी में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी भाई, जल्दी छेती छेती। हाँ चले, और इसके अलावा टीएफसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, सबसे पहला मसला क्लासिफिकेशन का आ जाएगा आईएफआरएस में। इसको आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई करना है या इसको एमोटाइज्ड, डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपने उसको होल्ड रखना है, आपने बेचना नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, एमोटाइज, तब इंपेयरमेंट आएगी। जब रखी फेयर वैल्यू पे रहा हूं तो फिर किस चीज की इंपेयरमेंट भाई? सुनिएगा, तो सबसे पहले तो आप इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर आए ना, आप क्लासिफिकेशन के ऊपर आए। इसी तरीके से मैंने शेयर से पैसा लगाया हुआ है, शेयर से पैसा लगाया हुआ है, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होनी चाहिए या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होनी चाहिए? तो आप जब भी आप देखेंगे पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ इन्वेस्ट किया तो आईएफआरएस 9 हो गया। आईएफआरएस 9 आपसे ये बातें कहता है ये मेरे ऑडिट रिस्क हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगेन, अगर मैंने प्लांट में इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने इंटेंजिबल में इन्वेस्टमेंट करी है, तो जो मेरे एसेट साइड है उसमें तो हमेशा इंपेयरमेंट का रिस्क होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है ना? मैं चले, जबरदस्त। एसेट क्यों इंपेयर्ड होता है? बिकॉज रिसीवेबल भी तो आपका एक फाइनेंशियल एसेट है, उसकी वैल्यू न्यूज तो नहीं निकालते। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा रिसोर्स जिसको मैं कंट्रोल करता हूं और उससे फ्यूचर। तो अगर 100 रुपए का एसेट में कंट्रोल करता हूं, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे 80 रुपए के मिलना है, या तो कस्टमर 100 में से 80 रुपए देगा, या इन्वेंट्री 100 रुपए की जगह 80 की बिकेगी, या प्लांट्स को यूज करके मैं 100 रुपए की जगह 80 रुपए कमाऊंगा। तो एसेट की डेफिनेशन ये है जिसकी वजह से सारे एसेट्स के ऊपर हमेशा इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ तक बस, तो जितने भी एसेट्स आपके पास है, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो रिसीवेबल है आपके पास, चाहे वो आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं, चाहे वो आपके पास किसी भी किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसमें हमेशा इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो पैसा इन्वेस्ट का क्या है, इन एसेट्स में क्या है? जब एसेट आपने किसी का इन्वेस्ट किया हो तो कोई ना कोई एसेट होगा, एसेट होगा तो इट मींस उस पे इंपेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 फैक्टर्स है जिसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूं। स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आप कहता है वंस यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। ये मैं क्या ऑब्टेन करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों? तो क्या मुझे वही नाजिल होगी? नहीं, मुझे हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। ये जो हाथ पांव चलाना है ये क्या कहलाता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सुनिएगा, दीज आर द प्रोसीजर। आइजा 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है ना? आइजा 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ही ऑब्जेक्टिव है। एक, आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा आपने असेस करना है कि ये नॉर्मल रिस्क है या फिर सिग्निफिकेंट। 2 ही ऑब्जेक्टिव है 315 का, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और
असेस करना है। रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होगा? बाय ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। इस तरीके से आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा तो रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। अगला सवाल, अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करूं? बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि मेरे पास इंक्वायरी भी हो सकती है, जो कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन भी हो सकती है, और जो कि मेरे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखता हूं। पहली चीज, मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गया। बच्चों बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, मैं आज शिफ्ट कर रहा हूं। मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, ऐसा ही है। किस चीज का रिस्क है? कि भाई आपका प्लांट क्या हुआ? इम्पेयर्ड हो गया। इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई? इम्पेयर्ड। ये बात समझ आती है? अच्छा, ये 2021 है, ये 2022 है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपए था, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 60 रुपए हो गया। अब क्या रिस्क है? नहीं, अब क्या रिस्क है? अब क्या रिस्क है? जल्दी छेती छेती, बड़ा बड़ा लॉजिकल रहना है। अगेन पीपी इंपेयर्ड है और इन्वेंट्री इंपेयर्ड है। अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, कस्टमर आपसे माल नहीं खरीद रहा, मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, तो ये अंग्रेजी लिखी हुई है। अंग्रेजी का मतलब ये है कि जी आपका प्लांट नहीं चलेगा, आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी। दूसरी जगह वो आपको नंबर्स दे देगा, एक है दूसरी जगह वो क्या करेगा? नंबर। कुछ नहीं कहेगा नया कॉम्पिटिटर आया है, कुछ नहीं कहेगा नया कस्टमर आया है, कुछ नहीं कहेगा डिमांड चेंज हो गई, कुछ नहीं कहेगा नई टेक्नोलॉजी आई है। सिर्फ लिखेगा फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, और रेवेन्यू को 100 रुपए की जगह इस साल कितना कर देगा? 60 रुपए। तो जब रेवेन्यू कम हुआ है आपका, तो क्यों कम हुआ होगा? नया कस्टमर आ गया होगा ना, नया कॉम्पिटिटर आ गया होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो। तो इसका मतलब जब आपका प्लांट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, तो प्लांट इंपेयर्ड है। आपका माल बिक ही नहीं रहा, तो इन्वेंट्री इंपेयर्ड है। क्या ये बात समझ आती है? दीज आर कॉल्ड, जल्दी, दीज आर कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। प्लानिंग फेज में भी यूज कर सकता हूं, परफॉर्मेंस फेज में भी यूज कर सकता हूं, और कंक्लूजन फेज में भी यूज कर सकता हूं। अभी मैं प्लानिंग फेज सिखा रहा हूं आपको। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक और एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। सवाल में एक अंग्रेजी लिखी हुई आती है, कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा। किस चीज का रिस्क है? अकाउंट रिसीवेबल उड़े, रिसीवेबल इंपेयर्ड हो गया, डन हो गया भाई। ये अंग्रेजी है, इंग्लिश लिख रहा हूं, ये अंग्रेजी है। एक और तरीका, 2021 2022 रेवेन्यू रिसीवेबल, रेवेन्यू 100 रुपए का था, रेवेन्यू 60 रुपए का हो गया। रिसीवेबल 10 रुपए का था, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना बता देना यार। 100 पे 60 है तो 10 पे कितना होगा? 6 रुपए होगा। अब आप कहेंगे कि रेवेन्यू और रिसीवेबल में तो एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम हो रहा है, रेवेन्यू मेरा कम हो रहा है, तो रिसीवेबल भी क्या होना चाहिए था? प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, क्या होना चाहिए था? लेकिन रिसीवेबल क्या हो रहा है? इसका मतलब है कस्टमर मुझे, देयर इज अ रिस्क मेरा रिसीवेबल इंपेयर्ड हो गया। तो रिस्क आप अंग्रेजी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और मैथमेटिकल भी आइडेंटिफाई। ये जो मैथमेटिकल है ये कहलाता है मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसकी हम दोनों ने प्रैक्टिस करनी है। अंग्रेजी वाले सवाल की भी करेंगे, मैथमेटिक्स वाले सवाल की भी करेंगे, और एक ऐसा सवाल जिसमें अंग्रेजी भी होगी और मैथमेटिकल दोनों का करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर से भी रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है भाई? सारे डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का तरीका मेरे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। अच्छा, आइजा आपसे अगली बात क्या कहता है? बच्चों बिल्कुल एक्टिव रहना है। ऑनलाइन वाला आप क्लियर हो? आइजा तुम जोंग से कनेक्टेड हो? अच्छा, आइजा आपसे अगली बात क्या कहता है? आइजा कहता है ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करी है, इसका एक नाम है, वो नाम अभी मैं आपसे नहीं ले रहा, ठीक है? इसका एक नाम है। वंस आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाए, क्या मतलब? मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, पैसा यहां इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो चुकी है। आइजा कहता है जहां आपको ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाए, क्या ये ऑडिट रिस्क है? जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, क्या ये ऑडिट रिस्क है?
नहीं, इवेंट सेकंड गोइंग कर सकता, ये एक फैक्टर है जबरदस्त, ये मेरे एक रिस्क फैक्टर है। सही है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपने इसको लिंक करना है या तो एफएस लेवल पे या फिर एसर्शन लेवल पे। बच्चों बिल्कुल एक्टिव रहना है, खुदा का वास्ता है, या तो एफएस लेवल पे या अगर मैंने ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला तो चोर के बच्चे बैठे हुए बोर्ड में, हाँ जी, या वो के इलेक्ट्रिक पर आपने सुना होगा बीच में केस चल रहा था। सही है, तो वो जो उनके ओनर्स अल्टीमेट ओनर्स है उनके ऊपर तो पूरी दुनिया में केसेस चल रहे हैं। तो भाई ये तो एक रिस्क है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है आपको तो इसका मतलब है मसला सिर्फ पीपी और रिसीवेबल में नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। इट विल बी कॉल्ड एफएस लेवल रिस्क, इट विल बी कॉल्ड what is FS level risk when it is more pervasive to the financial statement as a, क्या यहां तक बात सुनने का। अच्छा, assertion level ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पेसिफिकली लिंक्ड हो सकती है। ये assertion level का मतलब या तो मसला पीपी में है, या मसला इन्वेंट्री में है, या मसला अकाउंट रिसीवेबल में है, या मसला अकाउंट पेबल में है, या मसला कैश एंड बैंक में है, या मसला बैंक लोन में है, या मसला प्रीपेमेंट में है, या मसला सिक्योरिटी डिपॉजिट में है, या तो मसला किस में है, रेवेन्यू में। सुनिएगा, ये अकाउंट बैलेंसेस कहलाते हैं, ये बैलेंस शीट के आइटम कहलाते हैं। इनकी जो एजर्शन होती है वो या तो एग्जिस्टेंस होती है, या फिर कंप्लीटनेस होती है, या फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, या फिर वैल्यूएशन होती है। मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, इससे रिस्क है किस लेवल पे, एजर्शन लेवल का रिस्क है। क्यों? बिकॉज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री एग्जिस्ट भी करती है, आपने बनाई है, आपका राइट भी है, किस चीज का मसला है, वैल्यूएशन का मसला है। ये सुनते रहिएगा मेरी बात को, क्या ये कहलाता है एजर्शन लेवल का। अगर आपके पास पीएनएल आइटम है तो इसमें पहली एजर्शन आपके पास अकरेंस, दूसरी कंप्लीटनेस, तीसरी एक्यूरेसी, चौथा कट ऑफ, पांचवा क्लासिफिकेशन। जगह थोड़ी कम है, गुजारा करिएगा, चलें ठीक है। यहां तक बात समझ आती है? एजर्शन हमें पता है ना, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ और क्लासिफिकेशन। डन हो गया प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहता हूं, सुनिएगा मेरी बात को, गोइंग कंसर्न का रिस्क, मैं बार बार कह रहा हूं गोइंग कंसर्न खत्म नहीं हुआ, गोइंग कंसर्न का रिस्क एफएस लेवल का रिस्क है कि एजर्शन लेवल का रिस्क है? जल्दी छेती छेती, कितने लोग कह रहे हैं एफएस लेवल का रिस्क है? हाथ उठाएं भाई, पार्टिसिपेट सबने करना है। कितने लोग कह रहे हैं एफएस लेवल का रिस्क है? गलत। कितने लोग कह रहे हैं एजर्शन लेवल का रिस्क है? डिपेंड करता है, सुनिएगा मेरी बात को। अगर तो आपका रिस्क ये है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ही गलत है तो फिर तो ये एफएस लेवल का रिस्क हो गया। और अगर आपका रिस्क ये है कि गोइंग कंसर्न बेसिस तो अप्रोप्रिएट है लेकिन मैनेजमेंट ने इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर का रिस्क, चूंकि डिस्क्लोजर तक स्पेसिफिक है, अब ये कौन सा रिस्क कहलाएगा? ये एजर्शन लेवल का रिस्क कहलाएगा। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तो रिस्क कुड बी एफएस लेवल, इट कुड बी, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क एफएस लेवल भी हो सकता है और एजर्शन लेवल भी हो सकता है। ऑनलाइन वालों क्लियर हो प्यारे बच्चों? चले जी, जबरदस्त जबरदस्त, क्लियर है हम सारे यहाँ पे? क्लियर है। वंस यू आइडेंटिफाई द रिस्क, सुनिएगा, एक 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर ड्राफ्टिंग करनी है हमने 1-1.5 घंटा बैठ के। सही है। वंस यू आइडेंटिफाइड द ऑडिट रिस्क, फॉर एग्जांपल मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा पीपी की इंपेयरमेंट, मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट, मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा रिसीवेबल की इंपेयरमेंट, लेट से मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई करा प्रीपेमेंट्स पे, मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई करा परचेज पे। इनमें से अब अगला काम क्या है मेरे भाई? ये हो गया, ये हो गया, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया ना, अगला काम क्या है? असेसमेंट। ये मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया लेट से, अगला काम क्या है? रिस्क असेसमेंट। हाँ जी, क्या असेसमेंट होगी? 2 ही असेसमेंट होती है, जल्दी छेती छेती बच्चों, मेरे भाई जल्दी छेती छेती, 2 ही असेसमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये पता होना चाहिए जल्दी। या तो नॉर्मल रिस्क होगा या सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क मेरे भाई? मैनेजमेंट कहां से आ गई यार? मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं। हट के भी क्या हो गया भाई? है नहीं भाई? अब यार
चले, फिर व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क? नहीं, हाँ चले, रिस्क ऑफ मटेरियल से हाई होता है। और एक अच्छी चीज सिखाऊं, बिल्कुल रेडी रहेगा, सुनिएगा मेरे पास। आप मैडम अच्छा कह रही थी, सही है। रिस्क जब मैं आइडेंटिफाई करता हूं, इसकी असेसमेंट होती है, या तो वो नॉर्मल रिस्क होगा या सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? नॉट डिफाइंड इन एज व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ, बस यही वाली बात है। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क विच इज नॉट अ, वाकई में यही है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क? दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ये सुनते रहिएगा मेरी बात, सुनते रहिएगा, खुदा का वास्ता एक्टिव रहना है। विच इज स्पेशल ऑडिट दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट। मेरे भाई येलो टी शर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन? ये लगाएंगे कैफ में रट्टे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन? यार ये ऑनलाइन वाले अच्छे जवाब दे रहे हैं भाई। इसमें टेस्टिंग बढ़ानी है, टेस्टिंग बढ़ानी है, क्यों? कहां लिखा हुआ टेस्टिंग बढ़ानी है? सुनिएगा मेरे भाई, ये ऑनलाइन वालों ने कुछ अच्छे आंसर लिखे हैं। अगर किसी रिस्क में है पता है ना ये क्या है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, सही है। अगर किसी रिस्क में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है, या रिलेटेड पार्टी है, या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या कोई कॉम्प्लेक्स, दैट रिस्क शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ, एंड दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो इससे होगा क्या? ये रिस्क कौन सा होगा? पीपी की इंपेयरमेंट, जल्दी। सिग्निफिकेंट रिस्क, क्यों? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं यार। आप ये कहते हो मेरे प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है, अगले 5 साल उसको यूज करूंगा तो इतनी प्रोडक्शन करूंगा, इतने का बेचूंगा, इतने कमाऊंगा। कोई इनवॉइस वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एस्टिमेट्स एंड इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट। वो तो कहता ही है ये। व्हाट इज एनआरवी? नेट, खुदा के बंदो व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। खुदा के बंदो व्हाट इज एनआरवी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है। रिसीवेबल की इंपेयरमेंट, नाम ही यही है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। क्या आपको क्या लगता है कि जी कितना % डिफॉल्ट होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है? लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या है? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से रिस्क होंगे? सिग्निफिकेंट रिस्क। सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉर्मल रिस्क, क्यों ना? एस्टिमेट्स है ना, फ्रॉड है ना, रिलेटेड पार्टी के साथ है ना, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना। परचेज को वेरीफाई करना है, परचेज इनवॉइस देख ली, गुड्स रिसीव नोट देख लिए, कोई एस्टिमेट्स नहीं है। ये नहीं कैसे मेरे हिसाब से परचेज 50 रुपए की, नहीं भाई, मेरा हिसाब कहां से? आई थिंक कहां से? तो 50 की है या 100, जितने का माल खरीदा उतने की परचेज है भाई। भाई रेडी है? चलें, ये सब हो गया। ये कर क्यों रहा हूं? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? वीडियो ब्लर हो रही है मेरे भाई अब्दुर्रहीम साहब। ऑनलाइन वालों क्लियर हो यार? यार अब क्लियर है? वीडियो ऑडियो क्लियर है बच्चों? मुझे जल्दी से जवाब देते हैं। डन है अब? क्या हो गया अब्दुर्रहीम? सब सेट है? अब सही है? यार सही हो तो मुझे बताइएगा बच्चों, जल्दी, छेती छेती।
जबरदस्त जबरदस्त बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या मतलब इसका? अबे मतलब क्या है इसका भाई, जल्दी छेती छेती, क्या मतलब है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का? हाँ ज्यादा, तो क्या मतलब ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ हाँ, ज्यादा ऑडिट पर से क्यों परफॉर्म करना है? क्योंकि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या है? क्योंकि ज्यादा प्रोसीजर करना है। ज्यादा प्रोसीजर क्यों करना है? बिकॉज स्पेशल नहीं भाई, रिस्क ऑफ मटेरियल में तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ओ भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मुझे मुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है इस चीज का जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, और आपने अपने आप को लानते देनी है। सही है, सुनिएगा, मैं रिस्क या तो नॉर्मल रिस्क होगा, ये वर्ड्स पता है? पता है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? रीजनेबल, which is the high level of assurance, but it is not the, because there are पहली inherent limitation, दूसरी inherent limitation fraud, तीसरी inherent limitation याद आ रहा है? सैम्पलिंग। एक और था आपके पास रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट होता है। तो आप ऑडिट किस बेसिस पे करते हो? क्यों सैम्पलिंग में करते हो? बिकॉज आपके पास टाइम। बच्चों याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश करें। ऑनलाइन वालों क्लियर हो यार? क्वालिटी सही है भाई या क्या मसला आ रहा है? नहीं, मेरे पास भी सही नहीं आ रहा। चले जी, जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त, आ जाए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं वो ये क्या है? क्या ये ले सकता हूं? कितना ले सकता हूं? तो इसके और इसके दरमियान क्या है? इनहेरेंट, भाई क्लियर है ना यार? ये तो पता है ना यार? मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देयर आर, तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूं। कितनी? 70%, 80%। तो 70 और 100 के बीच में क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? क्या ये बात समझ आती है? जब इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर अगर आप स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन भी नहीं देंगे, तो आप तो रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। तभी आयजा ने एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को कहां कॉपी कर दिया? 315 में कॉपी किया, और उसने कहा कि अगर एस्टिमेट्स है, अगर फ्रॉड है, फ्रॉड आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, फ्रॉड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। और भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर टाइम कम है और कॉस्ट कम है तो सैंपल वहां पे ज्यादा करो जहां पे रिस्क ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी 10 सैंपल करूं और पीपी की इंपेयरमेंट के भी 10 सैंपल। जब टाइम कम है यार तो उस जगह पे टाइम ज्यादा लगाओ जहां पे रिस्क ज्यादा है। और यहाँ पे सैंपल साइज कैसे ज्यादा आएंगे? यहाँ पे सैंपल साइज ऐसे ज्यादा आएंगे कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इंटरनल कंट्रोल अभी डिस्कस नहीं करा, इंटरनल कंट्रोल जब डिस्कस करूंगा तो कंट्रोल रिस्क पे आऊंगा। इनहेरेंट रिस्क दो किस्म के, या तो नॉर्मल रिस्क है, या अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो इसका मतलब मेरा इनहेरेंट रिस्क, भाई अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो मतलब मेरा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। जब मेरा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो मेरा ऑडिट रिस्क भी क्या हो रहा है? ज्यादा। मुझे ऑडिट रिस्क को कम करना है, कैसे कम करूं? मेरे कंट्रोल में क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करके। दैट इज स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे 200 पढ़ाना पड़ रहा है आपको, मैंने 200 भी पढ़ा दिया है आज की क्लास में, मैंने आयजा 200 भी आपको पढ़ा दिया। कहीं यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अगर पेपर में, अब ये सुनिएगा, एक बच्चा मुझसे कल आईकेप लाइब्रेरी में सवाल कर रहा था, सर आयजा 220 क्वालिटी का क्या करूं? उसको तो ऐसे ही पढ़ लूं। आप समझ नहीं रहे क्वालिटी का सवाल आता क्या है। क्वालिटी का सवाल आएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट की ट्रांजेक्शन हुई है, मैंने, ऑडिटर ने उसको नॉर्मल रिस्क तस्वुर किया, या मैं इसी एग्जाम्पल पे आता हूँ, पीपी की इंपेयरमेंट है और एंगेजमेंट टीम ने क्या करा, उसको
नॉर्मल रिस्क तस्वीर किया और एंगेजमेंट टीम ने कहा हमने काम तो सारा कर लिया, कोई मिस स्टेटमेंट तो मैं आइडेंटिफाई, तो अगर मैं सिग्निफिकेंट रिस्क कर भी देता तो क्या हो जाता इससे। अब आपको पता ही नहीं हो लॉजिक कि सिग्निफिकेंट रिस्क में रखता क्यों, आपको सिग्निफिकेंट रिस्क की लिंकिंग इस ऑडिट इक्वेशन से हुई ना, आप पेपर में लिखोगे क्या, आप कहोगे भाई जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज अगर आपने उसको सिग्निफिकेंट रिस्क तस्वीर किया होता, पहली बात तो एज पर आइजा 315 पीपी की इंपेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं, estimates, it shall be treated as a significant risk. What is significant risk? That required special audit consideration. क्या मतलब कि अगर significant risk होगा तो मेरा inherent risk हाई हो जाएगा, जब मेरा inherent risk हाई होगा तो मेरा audit risk हाई होने जा रहा है, मुझे इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करूंगा मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को, और डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा। तो आपने तो ऑडिट में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं करा। मेरे भाई बिल्कुल एक्टिव रहना है यार, सब एक्टिव रहे। डन है भाई, यहां तक समझ आ रही है हमें। तो मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया और रिस्क को असेस भी कर लिया। डन हो गया प्यारे बच्चों, बात समझ आती है, चीजें समझ आती हैं, जबरदस्त। चले आ जाए। पेज नंबर 105, दिसंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 1। अब्दुल रहीम साहब, मैंने आपको जो फाइल्स भेजी है ना, उसमें से एक पास पेपर और आंसर की फाइल होगी। मैंने 3 व्हाट्सएप की फाइल भेजी ना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। अब सही है रिजल्ट? ये इस वाली फाइल में नहीं होगा, दूसरी वाली फाइल में। 148 वाली ये था। हाँ तो तुम 105 में नहीं जाओ तुम, यार विंटर 18 ही है, विंटर 18 के क्वेश्चन 1 में जाओ जल्दी से, जल्दी से। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? एक सवाल करके चलते हैं। मगरिब कब होगी? 5:15 पे होगी ना, तो हम 4:15 पे ले लें ब्रेक। नमाज कितने, असर कितने बजे होगी? तो फिर 10 ही पढ़ लेंगे ना सारे, इधर गार्डन में पढ़ लेते हैं यार, टाइम थोड़ा सा कम है यार। चले यार, आ गए अब्दुल रहीम साहब? दिसंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1। चले चले, ऑनलाइन वालों को भी जूम करना है यार। बच्चों मैं सवाल पढ़ लूं आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा वही पढ़िए। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्कस द ऑडिट रिस्क, सही है। अगर वो कास्मी स्टील लिमिटेड में भी अगर लिखा हुआ था डिस्कस द ऑडिट रिस्क, तो मैं ऑडिट रिस्क डिस्कस करता हूं। ऑडिट रिस्क का जब भी सवाल आएगा कैटेगोरिकली आपको मेंशन करेगा कि मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना। डन हो गया। डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमने सब्सटेंटिव अभी तक नहीं पढ़ा, तभी हम रिस्क पढ़ रहे हैं। रिस्क के फौरन बाद हम क्या पढ़ेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। जब सब्सटेंटिव पढ़ेंगे तो इन्हीं रिस्क वाले सवाल के प्रोसीजर्स हम वापस से डिस्कस करेंगे। जल्दी से आ जाए। यू आर द एंगेजमेंट मैनेजर इन हसन अब्दाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वन ऑफ योर क्लाइंट इज Falcon Limited which owns 6 shopping malls and 4 office building complexes in different cities for rental purpose. FL also constructs and sells residential apartment in the major cities of Pakistan. The following matters were discussed in the planning meeting of the audit for the year ending 31 दिसंबर 2018. पॉइंट नंबर 1 आपके साथ मैं रीड नहीं कर रहा, आईटी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2 आपके साथ रीड कर रहा हूं। अ शॉपिंग मॉल located in Multan has been witnessing low turnout of customer. The company has been trying to convince its tenants for not vacating their
shops and have offered that they pay 50% of the rent and pay the remaining amount when the conditions improve. Some of the tenants have accepted the company's offer and have formally negotiated a 2-year relaxation period. बच्चों सबने ready रहना है. The company's head office was shifted to a central location in a newly constructed building. 2 floors of the building which were surplus to the company's need have been rented out to MM Limited, which is owned by a director. Ownership and governance structure, which is owned by a director of FL. The company provides maintenance service to various building projects. FL and MML have agreed that FL will not charge any for the 2 floors in consideration for free maintenance of Multan Shopping Mall and the head office. Construction of 4 residential projects started during the year. The projects are in various stages of completion. About 70% of the apartment have already been booked. The company offers different terms to its customer depending upon which option they choose. The balcony of one of the apartment constructed in 2012 fell off, severely injuring 3 persons. The news surfaced in the media and caused severe criticism on the company, and a show cause notice was also received by the company from a regulatory. The company is of the view that the construction was up to the required standard and the resident had made some modification which caused the incident. सवाल की requirement है discuss the audit risk that exists in the above scenario and suggest the key audit procedures to be performed in respect of the identified risk. Procedures मैंने नहीं करने प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ के आपने क्या ढूंढना है? सिर्फ रिस्क. सही है, 10 मिनट देता हूँ जल्दी से प्यारे, सबने करना है. ये जो हाँ भाई क्या हो गया? लिखना है भाई, समझ में सब आता है, लिखना मुश्किल है. ऐसे नहीं लिखना है भाई, प्रॉपर रजिस्टर बनाना है. ये 2 नंबर ही नहीं चलेगी मेरे भाई. दिखाना अपना आंसर. आ जाए सुने, 315 की डायग्राम बना दी है. मजीद डायग्राम वापस से बनाऊंगा. हमने आइजा 315 पढ़ा जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और असेस भी करना है. कैसे करना है? बाय ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल, जो भी इंटरनल कंट्रोल अभी हमने डिस्कस नहीं किया. अच्छा, मैं अगर आपके साथ सवाल पढ़ूं, सुनिएगा. यू आर द एंगेजमेंट मैनेजर इन हसन अब्दाली. वन ऑफ योर क्लाइंट इज फैल्कन लिमिटेड विच ओन्स, जल्दी जल्दी, 6 शॉपिंग मॉल्स एंड 4 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस. नेचर एंड ऑपरेशन क्या है? शॉपिंग, छोटा लिख दूं, शॉपिंग मॉल्स एंड, जल्दी छेती छेती, बिल्डिंग्स. ठीक हो गया? फॉर रेंट. ये दोनों चीजें किस चीज के लिए होती है? रेंटल पर्पस के लिए होती है. अच्छा, ये इसका नेचर एंड ऑपरेशन है. द कंपनी ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड सेल्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट. आरे लिख दूं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट क्या करती है? कंस्ट्रक्ट भी करती है और सेल भी करती है. मैं छोटा लिख रहा हूं, सही, सवाल में सब लिखा हुआ है. तो इट मींस मैं बिल्डिंग्स वगैरह बेचता भी हूं, बनाता भी हूं और बना के रेंट पे भी देता हूं. दोनों काम करता हूं. सही है. अच्छा, द फॉलोइंग मैटर्स वर डिस्कस. पॉइंट 2 पर, अ शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान हैज बीन विटनेसिंग. यहां पे दिया हुआ है शॉपिंग मॉल जो कि कहां मौजूद है? मुल्तान में मौजूद है. हैज बीन विटनेसिंग लोड. इसका मतलब क्या है? शॉपिंग मॉल में लोग ही नहीं आ रहे. ठीक है जी, लोग नहीं आ रहे. लोग नहीं आ रहे तो जो टेनेंट है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं, मॉल और खाली हो जाएगा तो मजीद लोग नहीं आएंगे. तो उसने क्या करा? उसने टेनेंट को बोला कि भाई यार सब्र करो, थोड़ा सा कन्विंस करता हूं मैं तुम्हें, रेंट बाद में पे कर देना जब हालात अच्छे हो जाए. कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ बोला. जिन्होंने हाँ बोला उनके साथ ये फॉर्मली निगोशिएट हो गया है. कितने साल का रिलैक्सेशन पीरियड दिया जा रहा है? 2 साल का. ऐसा ही है, निगोशिएट 2 ईयर रिलैक्सेशन. उसमें है क्या? that the 50% of the rent and pay the remaining amount when the conditions were
तो 50% जो अगर 100 रुपए का रेंट है 50 रुपए आज पे करो, 50 रुपए 2 साल बाद पे करना जब हालात अच्छे हो जाएं। बच्चों ये बात समझ आती है? 50% आज पे करने हैं, रिमेनिंग 50% कब पे करने हैं? 2 साल बाद। इसमें भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जब हालात इंप्रूव हो जाए। ये सारा कुछ सवाल में लिखा हुआ है, आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको ये हेडिंग और अच्छे समझ में आ रही होगी। ये सब कुछ इसी से निकलता है। डन हो गया भाई? अच्छा। The company's head office was shifted to a central location in a newly constructed building. 2 floors of the building which were surplus to the company's need have been rented out to which is owned by a director. It means director को आपने एक बिल्डिंग के जिसके लेट से कितने फ्लोर है? नहीं 12 फ्लोर है, उसमें से लेट से 2 फ्लोर आपने डायरेक्टर को किस पे दे दिए? रेंट पे दे दिए हैं। ये जो डायरेक्टर है ये कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है? एमएम लिमिटेड। इसका ऑडिट आप नहीं कर रहे, आप तो फैल्कन लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं। एमएम लिमिटेड का काम ही ये है कि वो मेंटेनेंस एंड सर्विस देती है। तो एमएम लिमिटेड कह रही है कि मैं आपकी कंपनी को, आपकी इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस और सर्विस दूंगी, आप मुझे 2 फ्लोर दो और आप मुझे कोई भी रेंट चार्ज ना। ये एक चीज लिखी गई। डन हो गया मेरे भाई? अच्छा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सही है, ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स started in the year. The project are in the various stages of about 70% of the apartment have already been booked. A company offered different terms to its customer. क्या यहां तक बात समझ आती है? मतलब मैं कहता हूं यार आपको कब्जा अभी चाहिए, आप इतने पैसे दे दो। मैं आपसे कहता हूं यार कब्जा 10 साल बाद नहीं। सुनिएगा कब्जे वाली बात को, इसका मतलब है एक वक्त में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दूसरे वक्त में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। थोड़ा बहुत सामने रखिएगा चीजों को। डन हो गया भाई? और जब मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो पता चला कि भाई लो टर्न आउट ऑफ कस्टमर है। ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जितनी मैंने लाल पीले नीले कलर से इंफॉर्मेशन लिखी है, क्या ये मेरे ऑडिट रिस्क है? ऑनलाइन वालों क्लियर हो? क्या ये मेरे ऑडिट रिस्क है मेरे प्यारे बच्चों? ये जितनी चीजें मैंने लाल पीले नीले कलर से लिखी है, क्या ये मेरे ऑडिट रिस्क है? ये रिस्क फैक्टर है। जब भी पेपर में सवाल आए डिस्कस या आइडेंटिफाई या इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क, आपने हमेशा सवाल से इन इंफॉर्मेशन को ढूंढना है। जिस तरह गोइंग कंसर्न का सवाल होगा मैं क्या ढूंढूंगा? इवेंट्स। और तो जब ऑडिट का सवाल होगा मैं क्या ढूंढूंगा? रिस्क फैक्टर्स ढूंढूंगा। ये सवाल में दिया हुआ होगा, इसको आपने ढूंढना है। ये आपके आंसर का पहला पार्ट होगा। ये आपके आंसर का पहला पार्ट होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगली चीज में क्या लिखने जा रहा हूं सुनिएगा। अगर कोई फैक्टर रिस्क फैक्टर है तो इसका मतलब है एक वर्ड तो मैं अपने आंसर में लाजमी यूज करूंगा जिसका नाम होगा इसकी वजह से एक रिस्क है, इसकी वजह से एक रिस्क है। तो ये मैं अपने आंसर में हमेशा यूज करूंगा। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ। रिस्क मेरे पास 2-3 किस्म के हो सकते हैं, एक ओवर स्टेटमेंट, एक मिस स्टेटमेंट और एक अंडर स्टेटमेंट। एक ओवर स्टेटमेंट, एक मिस स्टेटमेंट और एक अंडर स्टेटमेंट। सही है? फॉर एग्जाम्पल एसेट 100 रुपए का रिकॉर्ड किया हुआ है, होना 80 पे चाहिए, तो इट मींस एसेट को आपने क्या किया हुआ है? ओवरस्टेट किया। बताओ एक ओवर स्टेटमेंट का रिस्क। तो मैं ये भी लिख सकता हूं देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट, या ये एक स्टैंडर्ड लाइन बेसिस पे होगा और एक्सपेंसेस पे होगा। ऐसा ही है मेरे भाई। ये जो बैलेंस शीट का आइटम है इसके ऊपर या तो एग्जिस्टेंस का रिस्क होगा या कंप्लीटनेस का होगा या राइट्स एंड, अगर एसेट है तो राइट्स है, लायबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन है, या किस चीज का रिस्क होगा? वैल्यूएशन का। इसी तरीके से मेरे पास जो पीएनएल के आइटम है इस पे या तो अकरेंस का होगा या कंप्लीटनेस का होगा या एक्यूरेसी का होगा या कट ऑफ का होगा या फिर क्लासिफिकेशन का रिस्क होगा। ये बात समझ आती है सबको प्यारे बच्चों? अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब हमने इसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कंपनी के जो शॉपिंग मॉल्स हैं और जो बिल्डिंग है उसको मैं किस पे देता हूं? रेंट पे देता हूं। तो इसका मतलब है ये मेरा ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है? नहीं, ये मेरा क्या है? ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कौन सा IFRS अप्लाई हो रहा है? IS 40। सुनिएगा मेरी बात को। तो इसका मतलब है एक रिस्क है
कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और मैनेजमेंट ने इसको सही क्लासिफाई नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और मैनेजमेंट ने इसको सही क्लासिफाई नहीं किया होगा। मेरा पहला ऑडिट, सुनिएगा मेरी बात को, मैं बहुत अभी पहला ऑडिट रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, सुनिएगा बच्चों सारी बात बिल्कुल रेडी रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, बिल्कुल रेडी रहना है। इसमें से जो एक शॉपिंग मॉल है, कौन सा है? मुल्तान का, उसमें कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या वो शॉपिंग मॉल जो मैंने 15 अरब रुपए का बनाया, क्या वो रिकवर हो सकता है? एक रिस्क है कि शायद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी छेती छेती, कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ड्यू टू लो टर्न आउट ऑफ कस्टमर इन वन ऑफ द शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान, therefore there is a risk of, जल्दी जल्दी जल्दी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कौन सा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देयर इज अ रिस्क ऑफ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है, मैंने बनाई है, मेरा राइट भी है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, एक से दो नहीं होने जा रही। किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन का मसला है प्यारे बच्चों। देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल से लिखा, ड्यू टू लो टर्नआउट ऑफ कस्टमर, ड्यू टू लो टर्नआउट ऑफ कस्टमर, वन ऑफ द शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान हैज बीन विटनेसिंग a low turnout of customer, therefore there is a risk of overstatement of investment property, overstatement of investment property। चाहूं तो ब्रैकेट में वैल्यूएशन भी लिख सकता हूं। ये आंसर सही है यार प्यारे बच्चों? ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी ऑडिट रिस्क। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ऑडिट रिस्क। The financial statements may not be equal to IFRS। ये सुनिएगा, क्लास के स्टार्ट में मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ऑडिट के 5 एलिमेंट्स। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले एज अ 200 पढ़ाया, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। एज एन ऑडिटर आपकी ओपिनियन क्या होती है? इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो मेरा रिस्क में क्या होगा? द एफएस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। ये जो थर्ड स्टेप होगा प्यारे बच्चों, ये जो थर्ड स्टेप होगा, ये आपका होगा व्हाट इज ऑडिट रिस्क, विच इज एफएस may not be equal to IFRS। मैं प्लानिंग फेज में हूं इसलिए मेक अ वर्ड यूज कर रहा हूं। जब मैं परफॉर्मेंस कर लूंगा तो फिर मेक अ वर्ड यूज नहीं करूंगा, फिर मैं कहूंगा या तो IFRS के हिसाब से बना है या IFRS के हिसाब से नहीं बना। तभी तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है कि एफएस इज नॉट इक्वल टू, ये जो मे से लेके इस तक का सफर है, ये प्लानिंग और परफॉर्मेंस का ही सफर है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो अब मैं कहूंगा, सुनिएगा मेरी बात को, अब मेरी बात सुनिएगा, वापस से आ रहा हूं मैंने बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल किस पे देता हूं? कौन सा IFRS? जल्दी, अबे कौन सा IFRS? IS 40। IS 40 के हिसाब से, IS 40 के हिसाब से ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट। द रिस्क इज मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई नहीं, शायद क्लासिफाई नहीं किया होगा। अगर आपको यकीन है कि क्लासिफाई नहीं हुआ तो ये मिस स्टेटमेंट है। आप तो प्लानिंग फेज में हो, आपने अभी ऑडिट प्रोसीजर नहीं करे, आपने तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे। ये मालूम करना कि कंपनी ने रेंट पे दिया हुआ है तो इससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है मेरे भाई। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं हुआ। ये तो अभी आप रिस्क आइडेंटिफाई, द रिस्क केस के IS 40 के हिसाब से क्या है? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और द रिस्क केस मैनेजमेंट ने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई नहीं किया, शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। फिर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, शायद को यकीन में कन्वर्ट करूंगा। डन हो गया सर। दूसरा रिस्क, लो टर्न आउट ऑफ कस्टमर, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कौन सा IFRS? जल्दी से बता दे, जल्दी जल्दी, कौन सा IFRS? IS 36 के हिसाब से इन्वेंट्री शायद क्या हो चुकी है? सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शायद क्या हो चुकी है? इंपेयर्ड हो चुकी है। एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने प्रॉपर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। तभी तो परफॉर्मेंस फेज में मैनेजमेंट से जाके बोलूंगा कि मुझे इंपेयरमेंट की वर्किंग दो, ताकि मैं चेक करूं कि प्रॉपर करी भी है कि नहीं करी।
ये सबने रेडी रहना है मेरे भाई, समझ आ रही है? तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सवाल में इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से एफएस या एजर्शन लेवल पे कोई रिस्क आ सकता है, वो रिस्क आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर ये टेक्निक पता होगी तो फिर अब जब आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने बैठे आपको पता होगा सवाल में आपने रीड क्या करना है, किस चीज को हाईलाइट करना है, रिस्क फैक्टर्स को। बस फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर को बैलेंस शीट या पीएनएल से लिंक करना और फिर सोचना है कि इस बैलेंस शीट पीएनएल के ऊपर कौन सा आईएफआरएस। वो आईएफआरएस क्या कहता है और मैनेजमेंट ने शायद ऐसा नहीं किया होगा। ये 3 बातें अगर समझ आ जाती हैं आप दुनिया का हर सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे 1 सेकंड कंप्लीट करने दो मेरे भाई। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा जी, तो मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, किस चीज का? IS-36 का। सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा इसी मुल्तान में रहते हैं हम 2 साल, 50% आज दूंगा, 50% 2 साल बाद दूंगा अगर तो हालात अच्छे हो जाए। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं रिस्क ऑफ, और इसके अलावा जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, देखें ये जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, आपका नाम तैमूर साहब, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जितने भी आईएफआरएस देखें, जिस तरह मैं आइजा पढ़ाता हूं आपको, तो प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है, रिपोर्टिंग है। जितने भी आईएफआरएस आप देखें, पहले क्लासिफिकेशन है, फिर इनिशियल मेजरमेंट है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। उसी स्ट्रक्चर को भी आपने रिस्क ग्राफ करते हुए फॉलो करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला रिस्क मेरे पास यहाँ पे होगा रेवेन्यू का। सबसे पहला रिस्क किस चीज का होगा? क्यों रेवेन्यू का होगा? कंपनी रेवेन्यू को क्रेडिट करेगी 100 रुपए से और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेगी कितने से? 100 रुपए से। किस एजम्पशन पे? कि 50 रुपए मिल जाएंगे। 50 रुपए। IFRS 15 कहता ही क्या है कि जी जब तक प्रोबेबल ना हो तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर प्रोबेबल ना हो तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मेरा पहला रिस्क सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की वजह से कि अगर हालात इंप्रूव हो गए तो पैसे मिलेंगे। मैंने ये सवाल से कॉपी करा, मैंने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन सा IFRS? जल्दी जल्दी। IFRS 15। IFRS 15 के हिसाब से प्रोबेबल नहीं है कि शायद रेवेन्यू, प्रोबेबल नहीं है कि शायद 2 साल बाद पैसा मिले, और उसके बावजूद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो। पहला रिस्क ये। मेरे भाई समझ आ रही है बात? पहला रिस्क मेरा ये होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एज्यूम कर लूं कि हाँ जी मैनेजमेंट को लगता है पैसा मिल जाएगा, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे तभी तो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। अब मैं एक और रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा कि ये पैसा 50 रुपए मिलेगा कब? 2 साल बाद। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया है? इसके नहीं, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो चुका है? जब प्यारे बच्चों वर्ड क्या था IFRS 15 में? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है इसके अंदर। इसका मतलब आप उसको उधार दे रहे हो एक तरीके से। ये आपका सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, इसके अंदर एक इंटरेस्ट इनकम का भी एलिमेंट शामिल है। एक और रिस्क आप आइडेंटिफाई करेंगे किसके हिसाब से? IFRS 15 के हिसाब से कि जी इसके अंदर, इस रिसीवेबल के अंदर मेरा एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया होगा या सही रेट पे डिस्काउंट नहीं किया होगा। भाई यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे आप? तो इसका मतलब क्या है कि अब ये रिसीवेबल 100 रुपए पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये डिस्काउंट कर रहे हो ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, कितने पे रिकॉर्ड हो रहा होगा? अब एक और रिस्क है, अब एक और। हाँ जी, ओ भाई सोचो, मेरी बात। मेरे भाई एक ऐसा रिसीवेबल जो आपको 2 साल बाद मिल रहा है, क्या करंट एसेट होगा? यार है बच्चों, एक और रिस्क IS-1 के हिसाब से आ गया, नॉन करंट एसेट का। सिर्फ एक वर्ड खुदा का वास्ता है सुनने की कोशिश करेगा। मैं अभी तक पॉइंट नंबर 2 पे ही हूं और सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया तो उसके हिसाब से तो पॉइंट नंबर 1 पे, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 पहले पॉइंट के अंदर 5 से 6 रिस्क शामिल है यार, समझेगा? पहले पॉइंट के अंदर, और बड़ा लॉजिकल लिखना है मेरे भाई, सुनिएगा। पहले तो रेवेन्यू को चैलेंज करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर रेवेन्यू 50 रुपए पे रिकॉर्ड होगा और बकिया 50 रुपए जो 2 साल बाद मिलेंगे, वो रिकॉर्ड जब मैं कर ही नहीं रहा तो फिर डिस्काउंटिंग का तो मसला ही नहीं है।
फिर तो ना डिस्काउंटिंग का, बिकॉज मैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। जब हाँ अगर मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो जो 100 रुपए है इसके अंदर तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है, तो 100 को नहीं 90 रुपए रिकॉर्ड करें। अब इस 90 रुपए में से 50 रुपए करंट एसेट है, बकिया 40 रुपए नॉन करंट एसेट है। क्या यहां तक बात समझ आ रही? पहले रेवेन्यू को चैलेंज किया, फिर रिसीवेबल की वैल्यू को चैलेंज किया, फिर रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया। अब मेरी वापस से बात सुने, मैं सवाल पढ़ रहा हूं आपके साथ। A shopping mall located in Multan has been witnessing a low turnout of customer. मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंपेयर्ड, पहला रिस्क। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंपेयर्ड, पहला रिस्क। The company has been trying to persuade its tenant for not vacating their shops and have offered that they pay 50% of the rent and pay the remaining amount when the conditions improved। ये आपके बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब है आज आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अनलेस अगर प्रोबेबल है कि आपको ये पैसा मिल जाएगा। दूसरा रिस्क, देयर इज अ रिस्क कि शायद ये प्रोबेबल ना हो, उसके बावजूद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। ये दूसरा रिस्क आपके पास, सही है। आगे बढ़ रहा हूं। Some of the tenants have accepted the company's offer and have formally negotiated a 2-year relaxation period। It means जो रिसीवेबल आ रहा है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है, तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया होगा। चौथा रिस्क 2 साल का रिसीवेबल है, तो इसमें से एक पोर्शन मेरा नॉन करंट एसेट है और दूसरा पोर्शन मेरा एक पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, और 4 ऑडिट रिस्क। एक पैराग्राफ है और कितने ऑडिट रिस्क है? 4 ऑडिट। पहला रेवेन्यू को चैलेंज करोगे, दूसरा रिसीवेबल को चैलेंज करोगे, तीसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इंपेयरमेंट को चैलेंज करोगे, चौथा रिसीवेबल की, और अब जाके आप कहोगे कि देयर इज अ रिस्क कि कल को ये शायद कस्टमर पैसा ना पे करे। अब रिसीवेबल की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करूंगा। पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड तो करना सीखे आप लोग, पहले उसकी क्लासिफिकेशन तो करें, फिर इंपेयरमेंट होती है यार। और रिसीवेबल हमेशा याद रखेगा यतीम मस्कीन अकाउंट है। पहले रेवेन्यू क्रेडिट होगा तभी तो डेबिट रिसीवेबल होगा। कभी भी रिसीवेबल डेबिट होकर रेवेन्यू क्रेडिट नहीं होता। ये सुनिएगा, ये बात आपको एक लग रही है, एक बात नहीं है। पहले एक ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन क्या हुई है? सेल। रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी तो रिसीवेबल डेबिट होगा, रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड नहीं होगी तो रिसीवेबल डेबिट थोड़ी होगा। तो पहले तो रेवेन्यू को चैलेंज किया मैंने कि भाई ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड बिकॉज प्रोबेबल नहीं है। पहले सही है। अच्छा प्रोबेबल है तो ये जो रिसीवेबल है इसकी क्लासिफिकेशन भी है, इसकी डिस्काउंटिंग भी है। 100 पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये 90 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें 90 में से 50 रुपए करंट एसेट है, 40 रुपए नॉन करंट एसेट। अब मैं कहूंगा अगर सामने वाले के हालात खराब हो गए तो एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के हिसाब से रिसीवेबल की इंपेयरमेंट। आप समझ रहे? पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा तब इंपेयरमेंट होगा। इस लॉजिकल वे में अगर आप करेंगे प्यारे बच्चों तो आप आराम से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकेंगे इस एक इंफॉर्मेशन से। प्यारे बच्चों, इस एक इंफॉर्मेशन से अगला रिस्क IFRS 9 का, रिसीवेबल्स आर इंपेयर्ड एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट मे नॉट हैव रिकॉर्डेड अ एडिक्वेट इंपेयरमेंट। प्यारे बच्चों, सिर्फ इससे मैं आपको 5 रिस्क का, एक पैराग्राफ से 5 रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी उड़ा, रिसीवेबल भी उड़ा, रेवेन्यू भी उड़ा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी उड़ा, नॉन करंट एसेट और करंट। पॉइंट एक पहले पैराग्राफ में ये, उससे पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसको तो आप इग्नोर करते हैं ना। यू आर द ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड दिस, उसको तो आप इग्नोर। उसके अंदर एक रिस्क है बिकॉज उसके अंदर कंपनी ने उसका ऑपरेशन बताया हुआ है। ऑपरेशन से आप कह देंगे कि भाई अगर एक एसेट और रेंटल पे दे रहा हूं तो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, लैंड और बिल्डिंग अगर मैं रेंट पे दे रहा हूं तो ये मेरी IAS 40 के हिसाब से द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई नहीं किया होगा। अच्छा समझ आ रही है लिखना कैसे? अगर सोचना और समझना आ गया ना कि सोचना क्या है सवाल पढ़ के, लिखना किस तरीके से, किस लॉजिकल वे में लिखना है, पेपर मुश्किल नहीं है यार। पता तो कि सोचना क्या है, ये तो पता। ये ना बोलिएगा सर 100 सवाल की प्रैक्टिस कर लूं 150 की, ये पता होना चाहिए कि 5 सवाल की भी प्रैक्टिस करूं। तो प्रैक्टिस करते हुए करना कैसे, सोचना क्या है, हाईलाइट किन चीजों को करना है, किस बारे में सोचना है, किस तरीके से IFRS से उसको लिंक करना है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? जी मेरे भाई, कोई सवाल आपका? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हाँ उसमें भी आते हैं, सवाल कंप्लीट कर ले, उसके ऊपर भी आते हैं मेरे भाई। सॉरी हाँ, मैं तो शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग के ऊपर इसका आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऊपर अभी तक आया ही नहीं हूं मेरे भाई। मैंने ये डिफरेंट टर्म्स टू इट्स कस्टमर, इसके ऊपर तो मैं आया ही नहीं हूं अभी तक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होता है। अगर आप देखें इनको, ये डॉलमेन वगैरह आप देख लें तो ये लोग मॉल बनाते हैं और आगे रेंट पे दे रहे होते हैं। ये
ये IS40 पे अगर हम अकाउंट्स में देखेंगे तो ये IS40 में क्लासिफाई कर रहे होते हैं इस चीज को। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये DHA या बहरिया, इनके अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो ये इन्वेंट्री पे क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज ये इन्वेंट्री का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसको सेल करने जा रहे हैं। ठीक हो गया मेरे भाई? बच्चों थोड़ा सा एक्टिव है, मेरे भाई को सवाल है? जो पेमेंट है कैश फ्लो का इश्यू इज नॉट द ऑडिट रिस्क। आप समझ नहीं रहे इस चीज को। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी इक्वल टू। तो आपने देखना है कि उसमें IFRS कौन सा ट्रिगर कर रहा है। सोचना यह है कि IFRS कौन सा ट्रिगर करना है। कि यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाए। और ये अभी मैं सादा खुशबू ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है। अभी इसको थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल पे, अभी तो हम ये कह रहे हैं रिस्क का मैनेजमेंट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी, ये अभी सादा खुशबू है। इसको थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो पहले अभी थोड़ा बहुत सीख लें, बेसिक सीखें, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे। क्यों? बिकॉज रिस्क के बाद मुझे क्या लिखने पड़ेंगे। तो अगर रिस्क में अगर मैंने रिस्क ही सही नहीं लिखा कि रिस्क क्या हो सकता है, तो मेरा प्रोसीजर कभी लिख ही नहीं सकूंगा मैं। तो रिस्क मेरा वेग नहीं होना चाहिए, रिस्क मेरा बड़ा स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक रिस्क होगा तभी तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लिख सकूंगा मेरे भाई। क्या यहां तक बात समझ आ रही है सबके? अच्छा। द कंपनीज हेड ऑफिस वाज शिफ्टेड। अब मेरे भाई दो चीजें हो गई यहां पे, सुनिएगा मेरी बात, सब यहां पे आ जाएं, सब यहां पे आ जाएं। एक, मैं एज्यूम कर रहा हूं 12 फ्लोर है, सवाल में नहीं दिया हुआ, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के। कितने फ्लोर है? 12। कितने रेंट पे दिए हुए? 2 फ्लोर रेंट पे दिए हुए प्यारे बच्चों। पहली बात यहां पे फुल स्टॉप लगा लें। 12 में से 10 फ्लोर खुद यूज कर रहा हूं और 2 फ्लोर रेंट पे दे रहा हूं। इट मींस 10 फ्लोर ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, बकिया 2 फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। IS40 क्या कहता है? दोनों को आप सेपरेट करें। अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको या तो ओनर ऑक्युपाइड करें या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करें, जो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होगा उसको आप क्लासिफाई नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा अगला रिस्क किस चीज का? IS40 का। और अगेन IS40 का रिस्क आएगा कि एक ही प्रॉपर्टी मोर देन वन पर्पसेस यूज हो रही है। एक ही प्रॉपर्टी मेरी, एक ही बिल्डिंग मेरी 2 पर्पस के लिए यूज हो रही है। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी यूज हो रही है, और देयर इज अ रिस्क कि इसको क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए, इसकी सेपरेट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको सेपरेट क्लासिफाई नहीं किया होगा, पहला रिस्क। और दूसरा रिस्क, ये दी किसको है? उसका मतलब ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है? जल्दी से बता दे, किसके साथ हुई है? रिलेटेड। द रिस्क इज मैनेजमेंट इस ट्रांजैक्शन को, आरपी के साथ जब ट्रांजैक्शन होती है तो क्या कहते हैं? IS24 क्या कहता है? कौन सा IS? जल्दी बताएं, कौन सा IS? IS24 क्या कहता है? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को क्या होना चाहिए? द रिस्क इज मैनेजमेंट इस ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड ना किया। सिंपल है, क्या मुश्किल है यार मेरे भाई? सिंपल है, क्या मुश्किल है यार? सवाल के इंफॉर्मेशन को IFRS से आप लिंक करें, बैलेंस शीट P&L से लिंक करें, बताएं। अच्छा ये तो पता है ना, बैलेंस शीट P&L में जितनी भी चीजें आती है कोई ना कोई IFRS से तभी तो आती है भाई, ये तो पता है ना हमें। बैलेंस शीट P&L में जितनी भी आप चीजें देखेंगे वो IFRS से तो है। तो उस बैलेंस शीट P&L के आइटम को आपने IFRS से लिंक करना है। IFRS ये कहता है मैनेजमेंट ने ऐसा शायद ना किया, दैट इज माय ऑडिट रिस्क। एक सेकंड देना मुझे, यहां तक बात समझ आती है? फिर उसके बाद एक बालकनी गिर गई और लोग जख्मी हो गए, मर गए, और उसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। जब आपके ऊपर केस फाइल करा, ये कॉपी कर लूं? ये कहीं लिखा था मैंने? ये मैं अदर एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, एक बल्ली आ गई, एक बालकनी आपकी गिर गई। देयरफॉर देयर इज अ, जल्दी देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ। प्यारे बच्चों, कौन सा IFRS अप्लाई होगा जब लिटिगेशन क्लेम्स होती है? कौन सा IFRS अप्लाई होता है? IS37 के हिसाब से मैनेजमेंट ने प्रोविजन नहीं किया होगा, या ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है जिसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड ना किया हो। क्या मुश्किल है यार? अगर एक लिटिगेशन चल रही है तो 37 है, 37 कहता है तो प्रोविजन है या कॉन्टिंजेंट। आपने कंक्लूड थोड़ी करना है कि प्रोविजन है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आपने कहना है द रिस्क केस के प्रोविजन है जिसको मैनेजमेंट ने एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं किया, या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड ना किया। सिंपल IS37 का रिस्क। उसके बाद आखिरी रिस्क, फिर नमाज का ब्रेक लेते हैं। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, किसके ऊपर? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इसको कंस्ट्रक्ट भी करता हूं और सेल भी करता हूं। प्यारे बच्चों, ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरी इन्वेंट्री, उसको मैं क्या करने जा रहा हूं? सेल करता हूं, और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन में कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे होंगे, कुछ
ओवर द टाइम हो रहे होंगे तो रिस्क केस के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या तो ओवर द टाइम होगी, मैनेजमेंट ने क्या कर दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम कर दिया होगा, या पॉइंट ऑफ टाइम होगी और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया होगा, ओवर। आप समझ रहे हैं मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, एक प्रॉपर्टी को दो पर्पस के लिए। मैं आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, अंग्रेजी नहीं लिख रहा, एक अच्छा ऑडिट और आईएफआरएस का आंसर लिख रहा हूं। कि यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो आखिरी रिस्क मैंने अगेन आइडेंटिफाई करा, किस चीज का आइडेंटिफाई करा, आईएफआरएस 15 का। अगर आप एक पेपर में देखें, इस पेपर में देखें तो हम लोग 10 से 12 रिस्क आइडेंटिफाई करें, तैयारी करनी है और पहले टाइम में पास करना है ना, तो ये पता होना चाहिए कि आईएस 1 से लेके आईएफआरएस 17 तक जितने भी आईएस और आईएफआरएस है उसका आपको पता होना चाहिए, बिकॉज रिस्क का सवाल तो होगा ही है सर। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पेपर अगर आप, और देखिएगा अगली अटेम्प्ट में जब सवाल आएगा, सुनना मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, अभी हम पास पेपर से कुछ सवाल करेंगे ना, आईएफआरएस 3 का कभी रिस्क ही नहीं पूछा, आईएफआरएस 10 का कभी रिस्क नहीं पूछा, आईएफआरएस 11 जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट एक बार पूछा है, आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं पूछा, आईएफआरएस 9 नहीं पूछा, आईएफआरएस 16 नहीं पूछा, ये नहीं पूछा इसने, आईएफआरएस 15 रेवेन्यू पे अभी तक इतना अच्छा कोई सवाल। जब मैंने प्रैक्टिस करने जाना है तो पास पेपर सिर्फ मेरे लिए इनफ नहीं होंगे। अब जब मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मैं आईएफआरएस सामने रखूंगा और मैं कहूंगा ये ऑडिट रिस्क हो सकते हैं और इसके अगेंस्ट ये ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है। अब मेरी तैयारी कंप्लीट होगी, पास पेपर के 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट करके मेरी तैयारी कंप्लीट। उन 6-8 अटेम्प्ट में आपको 3 अटेम्प्ट से पहले तो आईएफआरएस 16 हमारे मुल्क में ही नहीं था यार, आईएफआरएस 9 हमारे मुल्क में नहीं था, आईएफआरएस 15 हमारे, तो क्या फायदा पिछले 50 अटेम्प्ट के पास पेपर्स करने का जब। लेकिन अगर लॉजिक क्लियर हो गई ना यार कि करना क्या है, एक चीज सवाल में दी हुई है, प्रैक्टिस करते हुए ये मैंने इंश्योर करना है कि मैं रिस्क फैक्टर पिक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, दूसरा काम उसको लिंक करना है, तीसरा काम इसके ऊपर आईएफआरएस क्या कहता है, बस अगर आईएफआरएस ये कहता है तो ये मैंने इसको लिखना है बस। अगर ये एक सवाल से अगर ये टेक्निक समझ आ गई ना, अब आप प्रैक्टिस भी खुद अच्छी कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि मैंने 6-7 दिन ऑडिट में लगाने तो किस तरीके से लगाना है, वो पागलों की तरह 315 बैठ के पूरा दिन रिवाइज नहीं करना है, ऐसा बैठ के नहीं पढ़ना है 315 का। अब समझ में आना चाहिए मुझे कि मैं जब ऑडिट रिस्क की प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मैंने प्रैक्टिस करनी कैसे है। मैंने अपने आप को 2 से 3 एरिया में स्ट्रॉन्ग करना है। पहला एरिया सवाल से रिस्क फैक्टर ढूंढना है, ये आपको लग आसान रहा है लेकिन मैंने 1 पॉइंट से 5 रिस्क आइडेंटिफाई करे, आप लोग नहीं कर सके, और मैंने 5 रिस्क बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में लिखे, आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखे, आपने स्कैटर्ड वे में। इससे समझ आता है कि आपके कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं हो। आप रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का पहला रिस्क लिख रहे हो यार, हमें आप सोचे आप कर क्या रहे हो भाई। रिसीवेबल पहले इनिशियली रिकॉर्ड होगा, क्लासिफाई होगा, डिस्काउंट होगा, रेवेन्यू के ऊपर बात चलेगी, फिर उसके बाद इंपेयरमेंट होती है यार। मैं और आप बहस कर रहे हैं सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ से जूनियर आता है जी रिसीवेबल इंपेयर्ड है। अबे भाई पहले रेवेन्यू तो रिकॉर्ड पे बात करो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। ये समझ आ रही है प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है। डन हो गया यहां तक? अच्छा, अगर आप ये सवाल देखें, इसके अगले पेज पे आए, इसी जल्दी छेती मेरे भाई मैं सवाल ले रहा हूं, इसी के छेती अगले पेज पे आ गए। इसका एक अच्छा सजेस्टेड आंसर आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट होगा। ये आईकैप का आंसर नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ आंसर है। इसमें रिस्क भी आ रहा है और जल्दी मेरे बच्चों प्रोसीजर्स भी आ रहे हो। अगर आप हेडिंग देखें तो मैंने हेडिंग इसे लिखी ताकि वो हेडिंग एक ऐसा इंप्रेशन होगा कि वो आईकैप एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार इसने 8-10 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। अगले पेज पे आएंगे तो जितने भी रिस्क हैं उसके ऊपर आईएफआरएस है ना यार, तो उसके ऊपर कौन सा आईएफआरएस है, वो आईएफआरएस क्या कहता है, मैंने इसको भी स्टूडेंट कॉर्नर में ऐड कर दिया ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए। और अब जब आप रिस्क पढ़ेंगे और ये स्टूडेंट कॉर्नर वाला बॉक्स पढ़ेंगे, ये दोनों आपको आपस में अलाइन दिखेगा, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ये आंसर, ये मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी है, मेरी अंग्रेजी को चैलेंज ना करिएगा। मैंने लिखा क्या है, मैंने ऑडिट के वर्ड्स लिखे और आईएफआरएस के वर्ड्स लिखे, और आईएफआरएस में जो आईएफआरएस कहता है मुझसे, वो मैंने सारे बॉक्सेस यहाँ पे एक एक करके ऐड कर दिए। आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा जी ये लिखा हुआ है, तभी सर ने रिस्क में ये वाली वर्डिंग यूज करिए। तो ये अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपको रिलेटेड पार्टी में भी मिल जाएगा। जितने भी रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करे उसके आगे मैंने आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट उसके साथ। तो एक सवाल है और 5 पेजेस पे इसका आंसर जा रहा है, 2 पेजेस पे आंसर है, बाकी 3 पेजेस आपकी अपनी लर्निंग के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि रिस्क लिखते किस तरीके से। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चलें जी, जबरदस्त। अब हम लेने जा रहे हैं, हमारे पास है ना टाइम अभी, चले हम नमाज का एक ब्रेक ले लेते हैं यार। कोशिश करनी है जल्दी आना है यार, 10 से 15 मिनट में आना है प्यारे बच्चों, टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। सही है, अगर इस तरह डिटेल में हम पढ़ रहे हैं तो जल्दी, बिल्कुल छेती 15 मिनट में।
सब आ गए भाई? डन है? पेज नंबर 115 कौन से टर्म का सवाल है भाई? जून 2021। सही है, एक साल पहले हमारे पास सवाल आया हुआ है, जून 2021, क्वेश्चन नंबर 2। जून 21, क्वेश्चन नंबर 2। अब्दुल रहीम साहब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? हाँ नहीं नहीं यार, ये HPL ना, हैकनी फार्मा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 115। नहीं, पेज नंबर चेंज हो ही नहीं सकता यार। सॉरी 175 सॉरी यार, सॉरी मेरे भाई अब्दुल रहीम साहब, जल्दी छेती टाइम नहीं है आगे। मेरे प्यारे बच्चों, सब किताब समझ में आ गई ना? विंटर, इस किताब के 3 पार्ट्स हैं, ये वर्कशॉप के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, कि इसमें जून 12 से लेके लास्ट टाइम तक सारे पास्ट पेपर्स हैं। विंटर 17 से लेके समर 21 तक मेरे बनाए हुए सजेस्टेड आंसर है। वो सिर्फ सजेस्टेड आंसर नहीं है, हर आंसर के पीछे अगर कोई IFRS अप्लाई हो रहा है, कोई आइजा अप्लाई हो रहा है, तो उसके सारे आपको बॉक्सेस दिए हुए, ताकि आपका एक ही हैंडआउट से रिवीजन हो जाए। आखिरी पार्ट इसका कोड ऑफ एथिक्स है, जिसके अंदर फ्लो चार्ट्स बने हुए, ताकि आपको सारे सिनेरियोस कवर हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ पढ़ गया। जून 21, क्वेश्चन नंबर 2। अब्दुल रहीम जल्दी यार, टाइम नहीं है मेरे भाई। जो फिजिकल बैठे हैं वो तो सवाल पढ़ते रहना यार, और मेरी शक्ल ना देखे ना। अब्दुल रहीम साहब, नहीं स्क्रीन शेयर हो गया, जूम कर देना थोड़ा सा। ऑनलाइन वालों आपको दिख रहा है प्यारे, प्यारे बच्चों, स्क्रीन दिख रही है, सवाल दिख रहा है? चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। चलें जी, सवाल पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ। You are the audit manager in a firm of chartered accountant responsible for the statutory audit of HPL, which is principally engaged in the business of manufacturing and sale of pharmaceutical products. Sales आ रही है, sales return आ रहा है, sales net आ रही है, cost of sales आ रहा है, selling and marketing expenses आ रहे हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? During the, अब ये वो वाला सवाल है जिसमें मैथ्स भी है और अंग्रेजी भी है, सही है? During the planning meeting for the year ended 31 May 2021, the company's management informed you about the recall notice issued in respect of flagship product, which is called Estica. The notice was published in local newspaper in 1st May 2021. The notice was issued on the advice of the Drug Regulatory Authority of वैसे पाकिस्तान में आपको नाम पता है, ड्रैप कहते हैं, सही है? Drug Regulatory Authority of Pakistan, following the complaints received with regard to the development of unexpected side effects in some user of the products. Estica is a patent product under the licensing agreement with the Global Healthcare Laboratories, a multinational company, signed in a year 2017. Under the agreement, HP manufactures and sells Estica for 10 years against the payment of upfront license fee of rupees 300 million. The company is also subject to a penalties in case of use of substandard raw material in the manufacture of Estica. The raw material is imported from the foreign countries. Currently, the company is investigating the reason for the defect/unexpected side effect. The management has also informed you that this product recall has not only affected company's sales, but has also created working capital. The company took immediately steps such as commenced negotiation with the bank for financing working capital and launched the aggressive
इन मई 2021 टू बूस्ट द सेल्स ऑफ इट्स अदर प्रोडक्ट। कितने नंबर का सवाल? 22 नंबर का। डिस्कस द ऑडिट रिस्क। हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर वाले पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। सही है क्या? यहां तक बात समझ? क्या मैं सवाल डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ प्यारे बच्चों? डिस्कस कर ले इसको। कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हुए वैसे? 2 मिनट दे रहा हूं, रिस्क जॉट डाउन करो जल्दी से, जल्दी छेती छेती, 2 मिनट दे रहा हूं। ऑनलाइन वालों को रिस्क आइडेंटिफाई हुए बच्चों? या ग्रुप पे कह दो क्लास रिज्यूम हो चुकी है। हाँ जी, एक ही चीज होती है ये ऑडिट प्रोसीजर सब एक ही चीज है। मैं ऑडिट प्रोसीजर 10 हो सकते हैं, की ऑडिट प्रोसीजर 4 होंगे, 10 के 10 नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्टेन द सेल्स रजिस्टर, ये ऑडिट प्रोसीजर तो है लेकिन ये की ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। मैच द बैलेंस ऑफ सेल्स रजिस्टर विद द जीएल, ये ऑडिट प्रोसीजर तो है लेकिन ये की ऑडिट प्रोसीजर नहीं। की ऑडिट प्रोसीजर वो है जो कि आपके रिस्क को एड्रेस कर रहा है। इंशाल्लाह भी हम ब्रेक के बाद पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को रिस्क है भाई, जल्दी छेती छेती। वो बैच जबरदस्त, और इसके अलावा एसके जबरदस्त। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बेहतरीन, माशाल्लाह जबरदस्त यार, जबरदस्त। बच्चों आ जाए यहां पर। रिस्पेक्ट सवाल में क्या ढूंढना है? रिस्पेक्ट, सवाल में रिस्पेक्टर ढूंढना है। सही, आ जाए रिस्पेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिस्पेक्टर, आपका एक प्रोडक्ट था जिसपे रिकॉल नोटिस आ चुका है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जितना भी माल पड़ा हुआ है ये सबका सब आपको वापस करना पड़ेगा। सही है। ऑल्दो जब आपने सेल करी थी तो सेल्स रिटर्न का कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन चूंकि अब ये हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा माल। अच्छा, इसका मतलब यह है पहला रिस्क आ गया, सेल्स रिटर्न का हो गया या फिर सेल्स का हो गया। आप सेल्स रिटर्न या तो क्रेडिट नोट अकाउंट खोल लें या फिर क्यों? द पॉइंट यू सोल्ड दिस गुड्स, उस वक्त कंडीशन इस चीज की एग्जिस्ट करती थी कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो रेवेन्यू की कंडीशन पूरी नहीं होती। प्रोबेबल है नहीं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको क्या तो सेल्स रिटर्न कहते हैं या फिर सेल्स कहते हैं, एक ही बात है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, तो मैं कहूंगा मेरा पहला रिस्क, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, जल्दी जल्दी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न। क्यों रिस्क है? रिस्क है कि जी सारा सारा आपको रिकॉल नोटिस इश्यू हो चुका है, तो सारा का सारा माल आपके पास वापस आएगा और उसका प्रोविजन आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। माल ईयर एंड के बाद आएगा, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज कंडीशन ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट करती थी या कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? ये डन हो गया, पहला रिस्क तो ये हो गया। अच्छा सुनते रहिएगा, जो माल बेच चुका हूं वो वापस आएगा, तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो रेवेन्यू के जवाब एक नेगेटिव आइटम खोल दें, सेल्स रिटर्न। दूसरी चीज, जो माल पड़ा हुआ है मेरे पास, क्या पड़ा हुआ है? इन्वेंट्री। ये भी क्या हो चुकी है मेरी? देयर इज अ रिस्क ऑफ, जल्दी छेती छेती, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कौन सी असर्शन? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के ऊपर कौन सा IFRS? IS2। IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गया, यहां पे क्लियर है सारे? अच्छा, तीसरी चीज, सवाल में अगर गौर से पढ़ें, सवाल में लिखा हुआ है आपका नेचर एंड ऑपरेशन क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये प्लांट जो एसटी का प्रोडक्ट बनाता था, क्या ये यूज होगा? क्या ये मजीद प्लांट एसटी का प्रोडक्ट बनाएगा? जब प्लांट प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा तो क्या प्लांट से कोई कैश फ्लो जनरेट होगा? क्या अगर प्लांट से कैश फ्लो जनरेट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? प्यारे बच्चों, एक और रिस्क आ गया। किस चीज का रिस्क आ गया? जल्दी से बताएं। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। कौन सा? एक्सिस्टेंस। क्या प्लांट गायब हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएंगे? क्या आपका राइट खत्म हो जाएगा? कौन सी चीज? प्लांट की वैल्यूएशन पे कौन से 2 IFRS होते हैं? जल्दी छेती छेती, IS16 और IS
क्या डेप्रिसिएशन का मसला है? क्या कॉस्ट का मसला है? नहीं सर, किस चीज का मसला है? इम्पेयरमेंट। वैल्यूएशन में दोनों आईएस है, आईएस 16 भी वैल्यूएशन का है, आईएस 36 भी है। तो कौन सा चीज? आईएस द एसेट may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 36। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, जब प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उससे लिंक करूंगा और ड्राफ्टिंग को चेंज करूंगा थोड़ा सा। समझ आती है? और भाई मैंने तो एसटी का प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस लिया था। कितने का लाइसेंस लिया था? 300 मिलियन। तो 300 मिलियन को मैंने ओवर द टाइम थोड़ी किया, मैंने तो 300 मिलियन को फॉन्ट से इंटेंजिबल एसेट और अगले 10 साल तक मैं उसको अमोर्टाइज कर रहा हूँ। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ये इंटेंजिबल एसेट भी मेरा क्या हो चुका है? ये मेरे पास एक लाइसेंस है कि मैं एसटी का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। क्या इस लाइसेंस को कोई फायदा है कि लाइसेंस मुझे 300 मिलियन रिकवर करके देगा? प्यारे बच्चों, देयर इज अ रिस्क ऑफ, जल्दी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। आईएस 38 आईएस 36 के हिसाब से मेरा इंटेंजिबल एसेट भी इंपेयर्ड हो चुका है और मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की। मेरे भाई सब रेडी है ना यार? भाई डन है ना यहाँ पे? अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनिएगा खुदा का वास्ते में। सेल्स रिटर्न के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया था? हाँ जी, क्यों वापस आ रही है ना? लेकिन ये तो अंग्रेजी है ना, मैथ्स को भी तो देखें थोड़ा सा। बहुत नॉमिनल अमाउंट से अगर एनालिटिकल प्रोसीजर में देखूं, यहां पे जो मेरा रिस्क फैक्टर होगा वो अंग्रेजी भी होगा और वो मैथ्स भी होगा। और मैथ्स में मैं कहूंगा कि अगर मैनेजमेंट ने प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कितने से इंक्रीज करा है? 0.9% से, और इतने से तो मेरी सेल्स बढ़ी है। तो इसका मतलब है इस वाले के अगेंस्ट तो मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड। प्यारे बच्चों, ये मैथ्स वाला कंपोनेंट लाजमी लिखना है कि सेल्स रिटर्न इज merely increased by only 0.9%. Therefore, there is a risk of understatement of sales return, that the sales return provision may not have been adequately recorded by the management as per IFRS 15। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? सब क्लियर है? इसी पॉइंट के साथ मेरे भाई, एक ऑडिट रिस्क के पीछे 3 रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं और एक रिस्क फैक्टर से 3 ऑडिट रिस्क भी हो सकते हैं। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, सुनिएगा। एक ऑडिट रिस्क के अगेंस्ट 3 रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और एक रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट एक रिस्क फैक्टर है रिकॉल नोटिस। उसकी वजह से कौन सा रिस्क? सेल्स रिटर्न का। उसकी वजह से कौन सा रिस्क? पीपी की इंपेयरमेंट का। उसकी वजह से कौन सा रिस्क? इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का। उसकी वजह से कौन सा रिस्क? इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट का। एक रिस्क फैक्टर है लेकिन 4 ऑडिट रिस्क। लेकिन यहाँ पे 2 रिस्क फैक्टर है लेकिन रिस्क एक ही होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं लेकिन ऑडिट रिस्क एक हो। और ये भी हो सकता है कि एक रिस्क फैक्टर से 4 ऑडिट रिस्क होते हैं। अपने चारों ऑडिट रिस्क को अलग अलग बताना है, इसीलिए क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर सारे मैसअप कर दोगे। जब रिस्क अलग होगा तो प्रोसीजर भी आराम से अलग अलग बता सकोगे। यहां तक क्लियर है भाई? सारे समझ आ रही है बात? टेक्निक समझ आ रही है ना? कुछ नहीं करना, सवाल से क्या उठाना है? रिस्क फैक्टर, उसको लिंक करना है बैलेंस शीट और पीएनएल की एसेशन से। सोचना है कौन सा आईएफआरएस है, वो ये कहता है द रिस्क इस मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया होगा। डन हो गया भाई यहां तक? अच्छा जी, सवाल में लिखा हुआ था, लाइसेंस देते हुए उसने कहा था कि भाई तुम तो डूबोगे, हमें भी डुबा दोगे, तो खुदा का वास्ता है सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज ना करना, नहीं तो क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज ना करना। सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, सवाल में लिखा हुआ है सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन या पेनल्टी। कौन सा आईएफआरएस? आईएस 37। प्यारे बच्चों से, there is a risk that the management may not have recorded the penalty as per IAS 37। सोचिएगा, नेचर एंड ऑपरेशन, मैन्युफैक्चर करता हूं तो रॉ मटेरियल कहां से आता है? अगर इंपोर्ट होता है तो इसका मतलब है मेरे पास एक और आईएफआरएस आ गया जिसका नाम क्या है? जल्दी छेती IAS 21। मैनेजमेंट ने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेट सही नहीं करा होगा, परचेज को ट्रांजैक्शन डेट पे रिकॉर्ड नहीं करा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेड पेबल को रीवैल्यू नहीं किया होगा यूजिंग एन इनएप्रोप्रिएट, या तो किया ही नहीं होगा या अगर किया होगा तो इनएप्रोप्रिएट रेट से किया होगा। प्यारे बच्चों, एक वर्ड लिखा हुआ है इंपोर्ट, उससे IAS 21 का रिस्क। एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट, उससे IAS 21। एक वर्ड लिखा हुआ है रिकॉल नोटिस, 5 ऑडिट रिस्क।
एक वर्ड लिखा हुआ इंपोर्ट, एक ऑडिट रिस्क। कि यहां तक बात समझ, नेचर एंड ऑपरेशन ही नहीं पता होगा तो कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कितने रिस्क आइडेंटिफाई हो गए? 1 2 3 4 5। ये इसके अलावा भी कोई क्या था? और एक सेल्स रिटर्न का था ना, IFRS 15 का हो गया ना, सेल्स रिटर्न का। डन हो गया प्यारे बच्चों, ये 6 रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। भाई क्लियर है यहां तक? ये सुनिएगा मेरी बात को। एक और रिस्क है, उसके अलावा एक और रिस्क है, मैंने अग्रेसिव मार्केटिंग करी। अबे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या करिए? अग्रेसिव मार्केटिंग करिए। AGM लिख रहा हूं, सही है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि अग्रेसिव मार्केटिंग करिए। मैथ्स में क्या लिखा हुआ है? मैथ्स में क्या मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है? नहीं भाई, मार्केटिंग एक्सपेंस तो इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस के मैनेजमेंट। यहां पे कंप्लीटनेस का रिस्क है कि मार्केटिंग एक्सपेंस को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये मेरा साथ, अगेन 2 रिस्क फैक्टर है, एक तो अग्रेसिव मार्केटिंग अंग्रेजी, दूसरा मैथ्स। के भाई अगर लिख रहे हो सवाल में कि अग्रेसिव मार्केटिंग करिए मई के महीने में, तो मार्केटिंग एक्सपेंस तो आपका क्या होना चाहिए था? इंक्रीज, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना मार्केटिंग एक्सपेंस, लेकिन मार्केटिंग एक्सपेंस आपका इंक्रीज नहीं हुआ इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ understatement of marketing expense, that all the marketing expense may not have been recorded by the management or may have been recorded in the next accounting period। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? मेरे भाई कहां रह गए थे यार? हाँ जी, बाइक पंचर। अबे यार, तुम बाइक में इसके पीछे बैठे थे? हाँ चले जी, डन हो गया यहां तक। एक और रिस्क है प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। अबे भाई एक और रिस्क है, सलमान साहब बहुत जबरदस्त। एक और रिस्क है, अबे भाई एक और रिस्क है। ओ भाई एक और रिस्क है, नहीं भाई एक और रिस्क है। वर्किंग कैपिटल का कोई रिस्क नहीं होता, एक और रिस्क है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर कौन सा IFRS है? जवाब देना, वर्किंग कैपिटल के ऊपर कौन? जब मैं कह रहा हूं कि ऑडिट रिस्क ये है कि FS में नॉट बी इक्वल टू IFRS, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई बता IFRS? जब नहीं बता सकते तो इसका मतलब ये रिस्क नहीं है। हाँ ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये ऑडिट रिस्क नहीं। प्यारे बच्चों, रेगुलेटर से फड्डा चल रहा है, प्रोडक्ट मेरा रिकॉल नोटिस पे आ चुका है, मुझे पेनल्टी लग सकती है, और वर्किंग सवाल में लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल का इश्यू चल रहा है। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इवेंट्स और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं किस चीज के ऊपर। मैं अगेन बार बार आपसे कहूंगा, गोइंग कंसर्न का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे गोइंग कंसर्न टपकता रहेगा प्यारे बच्चों। और आखिरी क्लास तक, 5वीं क्लास तक, हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे तक सेशन है, गोइंग कंसर्न आता रहेगा। कोड ऑफ एथिक्स में भी गोइंग कंसर्न आएगा, कोड ऑफ एथिक्स में भी गोइंग कंसर्न। तो बड़ा आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, हम पढ़ कैसे रहे? हम पढ़ 315 रहे नहीं, हम गोइंग कंसर्न पढ़ रहे हैं। आपके समझ आ रही है बात? हम 315 पढ़ते हुए वापस, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर गोइंग कंसर्न ऑडिट रिस्क में आ जाए तो अगला चैलेंज, इसको उसको ड्राफ्ट कैसे करें, इसको ड्राफ्ट कैसे करें। अब इसकी वो वाली ड्राफ्टिंग नहीं होगी जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, इसकी ड्राफ्टिंग ऐसी नहीं होगी जो मैंने, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी? यहां पे रिस्क फैक्टर क्या होंगे? गोइंग कंसर्न के लिए रिस्क फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? वर्ड बताओ ना, क्या टर्मिनोलॉजी क्या होंगी? ना मेरा बच्चा, गोइंग कंसर्न जिस तरह नहीं, मैंने पीपी की इंपेयरमेंट के ऊपर इसका आइडेंटिफाई करा। क्यों किया? कोई ना कोई था, क्या था? कोई ना कोई था, क्या था? रिस्क फैक्टर था। तो अगर मुझे गोइंग कंसर्न के ऊपर इसका आइडेंटिफाई करना है तो कोई ना कोई होगा, क्या होगा? रिस्क फैक्टर क्या होंगे? इवेंट्स और कंडीशन। तो आपका आंसर स्टार्ट इवेंट्स और कंडीशन से ही होगा। आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स और कंडीशन की हेडिंग। क्या? रिकॉल नोटिस, रेगुलेटर से फड्डा, पेनल्टी, लाइसेंस टर्मिनेशन, वर्किंग कैपिटल इश्यूज, therefore it will adversely affect cash flow। नहीं, therefore there is a risk। किस चीज का रिस्क? what is audit risk? FS may not be equal to IFRS। मेरे भाई कौन सा IFRS नोट नहीं करना, यहां देखना है कौन सा IFRS? IS1 क्या कहता है?
या तो द रिस्क इज कि गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट ने एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना दिए, और गोइंग कंसर्न बेसिस तो एप्रोप्रिएट है लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसको मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज। जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है वही लिखना है मेरे भाई, जो 10 बजे पढ़ा रहा हूं रात शाम के 7 बजे भी लिखना है हमने, और ये आगे भी लिखते रहना है, खुदा का वास्ते समझेगा। ये वर्ड समझ आ रहा है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू, तो गोइंग कंसर्न पे कौन सा आईएफआरएस? IS1 दो ही तो बातें करता है, या तो एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करना है? डिस्क्लोज। ये आईएफआरएस कहता है द रिस्क इज मैनेजमेंट। ऐसा नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा कि एफएस को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए होंगे एंड द रिस्क इज एफएस किस बेसिस पे बनने चाहिए? ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसको मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड ना किया हो। दैट्स इट यार, जो 10:30 बजे पढ़ाया था ना बच्चों, वहां 5:30 बजे रेलेवेंट है। ये बात समझ आ रही है? तो अब गोइंग कंसर्न अगर आपका रिस्क में आ जाएगा तो कैसे लिखना है? इवेंट्स और कंडीशन। कौन कौन सी इवेंट्स और कंडीशन जल्दी से बता दो। पूरा नहीं लिखना कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लो, ये इवैल्यूएशन में लिखना है जब गोइंग कंसर्न का आइसोलेटेड सवाल होगा। रिस्क में इसकी ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं होगी। रिकॉल, पेनल्टी, रेगुलेटरी, वर्किंग कैपिटल, issue, license termination. Therefore, there is a risk of that the going concern basis may not be, but nevertheless, management may have prepared the FS on going concern basis, or going concern basis is appropriate, but material uncertainty exists which may not be adequately disclosed by the management as per. That's it, प्यारे बच्चों। तो गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग थोड़ी देर पहले भी करी, गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग अभी भी करी, दोनों जगह पे ड्राफ्टिंग चेंज होगी। वहां पे अलग ड्राफ्टिंग होगी, यहाँ पे अलग ड्राफ्टिंग होगी। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? सब क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी। ऑडिट मेरे प्यारे बच्चे, गोइंग कंसर्न क्लियर है, रिस्क क्लियर है। मैंने प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, मैंने क्या बोला? प्रोसीजर पढ़ाते हुए मैं रिस्क अभी आपसे चेंज कराऊंगा, बोला है आपसे। जब वो कराऊंगा तो आप उसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। अभी आज की क्लास में होगा इंशाल्लाह। अगला टॉपिक हमारा सब्सटेंटिव होने जा रहा है। तो जितने रिस्क लिखे हुए यहाँ पे ये नहीं मिटेंगे, जितने रिस्क आपने लिखे हैं वो नहीं मिटेंगे, वो सारे के सारे रिस्क कैसे रहेंगे? एक एक रिस्क को बैठ के डिस्कस करना है हमने इंशाल्लाह। डन हो गया यहाँ पे? तो इस चीज को तो बिल्कुल भी परेशानी ना है। डन हो गया भाई यहाँ तक? जी मेरे भाई। जो बच्चे रिपोर्टिंग दिए टाइम हो गया, इतनी ग्रेड नहीं आया। नहीं यार, ये एक्सक्यूज है। ये आप फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना डिजर्व नहीं करते। अगर आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, क्या ये प्ली ले सकते हैं आपके मेरा आईएफआरएस वीक है? मैंने तो 3 साल पहले पढ़ा था। क्या आप ये प्ली ले सकते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल पहले, मैंने 3-4 साल पहले लॉ पढ़ा था, टैक्स पढ़ा था, तो मेरा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप ये कह सकते हैं? तो फिर आप डिजर्व नहीं करते चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। एक चीज पढ़ी हुई है, रिवीजन हो सकती है, ये याद रखिएगा। अगर एक पर्चा आपने पास किया हुआ है तो उस पर्चे के एतबार से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अकाउंटिंग अगर आपका पास है तो अकाउंटिंग के एतबार से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें अब आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये ना कहें। सॉल्यूशन क्या है? रिवीजन करें यार, सब आईएफआरएस की समरीज लें, आईएफआरएस के शॉर्ट लेक्चर्स लें, आप देखना स्टार्ट करें, आईएफआरएस को घुमाना स्टार्ट करें। सारे आईएफआरएस में 3-4 ही तो बातें यार। क्लासिफिकेशन है, इनिशियल मेजरमेंट है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। और मैं कौन सी कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूं यार? मैं वैल्यू न्यूज डिटरमाइन करना थोड़ी निकाल रहा हूं भाई। मैं शेयर बेस्ड पेमेंट थोड़ी आपको डिटरमाइन कर, मैं भी कंसोलिडेशन का सवाल हम करेंगे, तो उसमें कोई कंसोलिडेशन की आपने वर्किंग थोड़ी करनी है। कॉन्सेप्ट जो एक की कॉन्सेप्ट है उसको एक बार गो थ्रू करें, इंशाल्लाह हो जाएगा मेरे भाई मसला। देखिए ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं ना, ये इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज पढ़ते हुए समझ आ गया ना कि हाँ यार ये चीज हमारी थोड़ी सी वीक है। अगर ये चीज मैं 100% कर लूं, इसको कवर कर लूं प्रैक्टिस करते हुए पेपर से पहले, तो रिस्क और प्रोसीजर का सवाल में आराम से 30-40 नंबर का, ये 30-40 नंबर के सवाल में ओपन बुक पॉलिसी आपको हेल्प। आइजा 315 ने एक ऑडिट रिस्क नहीं बताया आपको, 25 नंबर का सवाल आता है रिस्क प्रोसीजर्स। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? तो आप समझ आ गया ना कि अब एक चीज, अब दिमाग खुलाना, अब शौर पैदा हुआ ना कि हाँ जी प्रैक्टिस उसको कहते हैं। पढ़ना अब ये है पेपर से पहले आप इस तरीके से, वरना वही वाली वो अप्रोच के जी 4 सवाल घुमा लो, 5 सवाल 500 रुपए घुमा लो, ये फला बेंचमार्क क्वेश्चन। डज इट मेक एनी सेंस यार? फाइनल के बच्चे और बेंचमार्क क्वेश्चन यार,
कर लो बेंचमार्क क्वेश्चन। अगले आइटम में क्या पूछेगा? IFRS 2 पूछेगा, उसके अगले आइटम में क्या पूछ लेगा? IFRS 9 पूछ लेगा, IFRS 16 पूछ लेगा, IFRS 17 पूछ लेगा। यहां तक बात समझ आ रही? तैयारी आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी 100% तैयारी है? सारे IFRS के मुझे रिस्क पता होना चाहिए। IFRS 9 है, ये 10 रिस्क हो सकता है, और अगर आप वॉल्यूम 1 मेरी लेंगे तो उस वॉल्यूम 1 में हर IS के ऊपर मैंने रिस्क और प्रोसीजर दोनों मेंशन किए। IS 10 के भी रिस्क प्रोसीजर मेंशन किए हुए, IFRS 9 के भी किए हुए, IFRS 16 के भी किए हुए। तो वो डॉक्यूमेंट, लेकिन वो भी बाद में पढ़ना है, पहले खुद बनाना है डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट ना पढ़िएगा, उसका रट्टा ना लगेगा। डॉक्यूमेंट अब आपने खुद बनाना है, खुद बनाएंगे यार। IS 2 है, समरी खोली सामने, ठीक है यार, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिस्क हो सकता है, और इसके अगेंस्ट मेरे ये ऑडिट प्रोसीजर। फिर आप भले जिस किताब से आपने प्रोसीजर वगैरह देखना आप देखें। क्या तक बात समझ आ रही? जी मेरे भाई। कहाँ पे? मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हम इंशाल्लाह ISO 240 पढ़ेंगे ना, जब ISO 240 पढ़ेंगे तो 315 भी हो रहा होगा, 570 भी हो रहा होगा। थोड़ा सब्र करेंगे ना अगर, तो इंशाल्लाह फायदा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसे एक आंसर बता दूं। मैं क्या चाहता हूं आपको कि जब मैं सामने ISO पढ़ाऊं ना, तो हम बहस कर सकें कि सर ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से रिस्क है। ये बात समझ आती है? ये जो मैंने जितनी बातें लिखी आप समझ में आ रही है, ये बातें एक्चुअल में क्या है, और इससे वाकई में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से आप रिस्क आइडेंटिफाई। अनफॉर्चुनेटली हम फर्म में बैठ के इस तरह रिस्क आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। हम कभी भी इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते ही नहीं, और ये हम सबसे बड़ा लैग करते हैं। यहाँ हमारी जो एक प्रैक्टिकल चीज है जहां पे हमें सीखनी चाहिए फर्म में, वो हम उस चीज को बिकॉज पता ही नहीं, कैफ में पढ़ा ही नहीं होता, वो बैठ के वही रट्टे लगा लिए इन वर्ड्स के हमने और समझ लिया तो क्या। अब जब पता चल गया ना, जिस कंपनी को ऑडिट करोगे ना, हाँ भाई कॉम्पिटिटर कौन है, भाई सप्लायर कौन है, भाई कस्टमर कौन है, पैसा कहां से आया है, भाई बैंक से आया। अब बैठ के जब रिस्क आइडेंटिफाई करोगे ना, और जब ऑडिट करोगे, रिव्यू करोगे अपने जूनियर्स का, तो पता चलेगा इस तरीके से काम होता है। और जाके देखना अपनी फाइलों में, जितनी बड़ी फाइल हो, ये लाजमी इनकी हेडिंग्स आ रही होंगी, उन हेडिंग के अंदर इनके सारा वो लिखा हुआ होगा जो आप पिछले साल से कॉपी पेस्ट कर लियो। तो उसने पिछले साल से कॉपी पेस्ट, तो वो बाप दादाओं का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, और वो अभी तक हमारा वो कॉपी पेस्ट, उसको कभी अपडेट ही हम नहीं करते। तो कभी वो डॉक्यूमेंट तो इतना क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है कि उस वहीं से तो ऑडिट रिस्क आता है। जब मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा था जहां पे कोविड का मसला हुआ, रैंट का मसला हुआ, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग में ये डॉक्यूमेंट किया कि भाई ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन टेनेंट्स जो है वो रेंट पे नहीं करे, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी क्या हो चुकी है, इंपेयर्ड हो चुकी है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो? चलिए जी, हमारे पास वैसे मगरिबी नमाज का वक्त कब तक होता है? 6 तक होता है? कब तक होता है? या भी फोन से 5 मिनट पढ़ के आ जाए यार। आप कोई इसका चाय वाय का सिगरेट का ब्रेक नहीं है भाई, 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं नमाज तो पढ़ भाई, 5 मिनट का ब्रेक है यार। ऑनलाइन वालों से 5 मिनट है, सही, जल्दी से मगरिब की नमाज पढ़े, दुआ करें, बस मिलते हैं 5 मिनट में। सब सेट है यार? क्या हो गया? आ रही है आवाज यार? जल्दी बता दो बच्चों, टाइम नहीं है, चलें आ जाएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हमारा जिसका नाम है सब्सटेंटिव